सून एज बच्चा स्क्रीन टाइम पे आता है उसका डोपामिन इंक्रीज हो जाता है कि इसका इंटेलिजेंस तो ठीक है ना, इसको समझ तो आ रहा है, पर एक्चुअली उसमें क्या होता है कि बच्चा, जैसे मैंने बोला, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। वो बार बार देखेगा, समझेगा, सुनेगा और वो बोलेगा, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7। वुड से कि मी टाइम हेल्प द पेरेंट्स टू रिलैक्स देमसेल्फ होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है दैट इज कॉल्ड बेबी ब्लू। ठीक है, बिकॉज समथिंग कम्ड इनटू लाइफ एंड देन सडन चेंज। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म है। डिप्रेशन इज व्हेन दिस सिम्टम एक्सटेंड मोर देन 2 वीक। डे 1 जब उसे पता चला वो कंसीव है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेट्स डिस्कस, लेट्स शेयर कि हमारी जर्नी कैसे होने वाली है विद योर पार्टनर। यू नो मिथ्स होते हैं कि आपको 2 का खाना चाहिए, आपका भी और बेबी का, पर आप बिलीव करेंगे। मेरे पास 13 से लेके 19 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं कि हमको कंसल्टेशन करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड बेहद ही खास है क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम सोलंकी, जो कि एक जानी मानी हेमोपैथ प्रैक्टिशनर और साइकोलॉजिस्ट हैं। वे प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम केयर, चाइल्ड हेल्थ इश्यूज, टीनेजर्स थेरेपी और माँ और बच्चे के इमोशनल वेलबींग के लिए होलिस्टिक कंसल्टेशन और थेरेपी प्रदान करती हैं। उनका होलिस्टिक उपचार हेमोपैथ और साइकोलॉजी को मिलाकर एक प्राकृतिक और संतुलित उपचार प्रदान करता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को स्ट्रेस, एंजाइटी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बिहेवियर इशू और अन्य मानसिक चुनौतियों से उबरने में मदद मिलती है। इस एपिसोड में हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से जुड़ी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को समझेंगे। हेमोपैथ और साइकोलॉजी के माध्यम से उनके उपचार के तरीकों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल हीलिंग किस प्रकार माँ और बच्चे के इमोशनल एंड फिजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद कर सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते पूनम जी, आपका स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने बताया कि आप हेमोपैथ डॉक्टर है और साइकोलॉजिस्ट है, तो ये कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है और हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं। ओके, तो होम्योपैथी मैंने मेरी जो एजुकेशन स्टार्ट हुई 2004 में, मैं दिल्ली से हूँ। एक्सीडेंटली होम्योपैथी मैंने चूज किया, और कह सकते हैं होम्योपैथी ने मुझे चूज किया। जब सारे फॉर्म्स हम फिल कर रहे थे तब सेपरेट होते थे, तब नीट फॉर्म्स नहीं होते थे। तो आई एक्सीडेंटली फिल द आईपी यूनिवर्सिटी फॉर्म एंड देन आई केम टू नो कि हाँ ये तो होम्योपैथी है। जब उसको पढ़ना स्टार्ट किया देन आई अंडरस्टैंड कि होम्योपैथी इज मोर ओवर होलिस्टिक अप्रोच। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको पेट दर्द हो रहा है तो पेट की दवाई दे, दर्द की दवाई दे दो। तो इट इज होलिस्टिक फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल हेल्थ टू फिजिकल बॉडी, ओवरऑल ये कवर करता है। एजुकेशन होने के बाद मुझे समझ में आया कि इट इज मोर अवर पर्सनैलिटी। हमारे होम्योपैथी मेडिसिन में पर्सनैलिटी का भी बहुत रोल होता है। सो इट gives me lot of interest कि let's go for some psychological. then I did my masters in clinical psychologist, और उसमें मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑप्ट किया क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली गिविंग वेरी गुड रिजल्ट इन माय प्रैक्टिस, क्योंकि होम्योपैथी ओवरऑल पर्सनैलिटी, साइकिक स्टेट, इमोशन, ट्रॉमा, उसमें फिजिकल बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट होता है वो मुझे हेल्प करता है, एंड सो दैट्स वाई ये दोनों कंबाइन हुए। और एक साइकोलॉजिस्ट एंड साइक्रेटिस्ट, ये इसमें डिफरेंसेस क्या होंगे? ओके, साइकेट्रिस्ट इज लाइक जैसे कि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको इशू है बोन्स में तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जाते हैं। तो जो एमबीबीएस कोई भी एमडी डिग्री करता है तो वो एक स्पेशलाइजेशन फॉर्म हो जाता है। सेम अगर वो जनरल फिजिशियन एमडी करता है ब्रेन की कुछ इश्यूज के ऊपर तो उसे साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। साइकेट्रिस्ट इज जनरली मोर इनटू मेडिकेशन फॉर्म, मेडिसिन को डील करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इज बेसिकली फॉर डीलिंग विद काउंसलिंग, थेरेपी, हेल्पिंग देम देयर प्रॉब्लम कि क्या इशू है, कब से स्टार्ट हुआ है, और इसको कैसे हम थ्रू टेक्निक और थेरेपी से डील कर सकते हैं। तो साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों कंबाइन होके काम करते हैं, तो मेंटल इलनेस या जो भी इश्यूज है इट गिव्स मिरेकल रिजल्ट। ओके, जैसे कि हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हम जैसे एज में जब थे तो टेंड्रम शो करना, जिद्दी करना और बहुत सारे चिड़चिड़ापन भी होना होता था। तो उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट को कहले कि नहीं दिखाया जाता था और उतना था भी नहीं प्रचार। लेकिन अभी के टाइम में स्कूल में भी देखा जाता है कि एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और ये बढ़ती हुई जो बच्चों में जो देखा जा रहा है उसको आप कैसे देखती है? ओके,
हम देखा जाए हमारी अपब्रिंगिंग, आपको पता है कि पेरेंट्स ने नई बात बनी तो दो थप्पड़ लगा दिया, बैठा दिया, हाँ। और हम कुछ नहीं कर पाते थे उस समय का जनरेशन इज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू नो मोबाइल, इतना टीवी एक्सपोजर नहीं था, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हुआ करती थी, राइट। हम्म हम एब्जॉर्प्टिव ज्यादा थे, हम हम्म सेंसिटिव ज्यादा थे। हम्म आज की जनरेशन में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट हाँ, आजकल एड्रेस बहुत ज्यादा होते हैं कि हाँ आपको इश्यूज है, ओके लेट एड्रेस इट। हम्म पहले था कि चलो ठीक है, ऐसा है, कोई बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म हमारे पेरेंट्स क्या बिलीव करते थे इन सब चीजों की, कुछ प्रॉब्लम है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। कुछ भी। अभी के पेरेंट्स, अभी के जनरेशन, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी, सबको समझ में आने लगा है कि दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल। हम्म अगर आप सैड है, डिप्रेशन है, या कुछ भी इश्यूज है, तो इट नीड टू एड्रेस। और आज की जनरेशन में क्या होता है, जैसे कि आप एक्सपोजर होते हैं फोन से, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में जा रही है, आप बहुत चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। हम्म बच्चों के साथ में एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, तो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पेरेंट्स इतना कनेक्ट नहीं फील करते, बॉन्ड नहीं होता है। हमारे जनरेशन में मम्मियाँ घर पे होके हमें देखती थी, बात करती थी, रहती थी हमारे साथ में। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग और नॉन वर्किंग, इट्स अबाउट क्वालिटी टाइम, जो यस आज मिस हो रहा है, जिसके जी कारण से बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हम्म हैं, एंड दे बिकम टुवर्ड्स मोर साइकोलॉजिकल इशू की तरफ। जैसे कि आपने अभी बताया कि मोबाइल देख रहे हैं और हम्म। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे आजकल मम्मियां भी मोबाइल देख रही हैं हम्म। और उस पे इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे अदर वर्क में इन्वॉल्व हो रही हम्म। हैं, हम्म। मोबाइल देखना या नहीं, अपनी खुद के वर्क में भी इन्वॉल्व हो रही है। हम्म। बच्चे भी मोबाइल में इन्वॉल्व हो, तो मोबाइल कितना इफेक्ट करता है एक बच्चे के माइंड को ओके, लेके? मोबाइल अगर देखा जाए तो उसको स्क्रीन टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, आईपैड हो, या लैपटॉप हो। स्क्रीन टाइम बच्चों को एक्चुअली, एक शॉर्ट वर्ड में मैं बताऊं तो, रियलिटी से कट ऑफ कर देते हैं। जी दे जी केम इनटू इन देयर ओन वर्ल्ड, उनको वही अच्छा लगता है, चाहे वो कोई कार्टून देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, या कोई गेम्स खेल रहे हो। हम्म ठीक है, वो बहुत जनरलाइज है स्क्रीन टाइम में। हर बच्चे के अपना खुद की चॉइस होते हैं, और वो फिर ना उसको बाहर मजा नहीं आता, बिकॉज उसको वही एंजॉय हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है। और इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो, एज सुन एज बच्चा स्क्रीन टाइम पे आता है, उसका डोपामिन इंक्रीज हो जाता है। दैट डोपामिन इज अ हैप्पी हार्मोन, ही फील सेटिस्फाइड, ओके दिस इज माई जोन, नाउ नोबडी कैन डिस्टर्ब मी। और वो 1 घंटे से स्टार्ट होते होते कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इट इज केम इनटू नाउ एज अ एडिक्शन। जी और बच्चों के मेंटल हेल्थ पे, एक तो मैंने कहा रियलिटी कट ऑफ हो रहा है, दूसरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमजोर हो रही है, क्योंकि आप सोशलाइज नहीं हो रहे हो। आप हम्म सिर्फ एक ही जगह रूम में बैठ के दे, इवन पेरेंट्स के साथ में भी कम्युनिकेट करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। सो दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेस टू पेरेंट्स ऑल्सो, कि बच्चा अलग अलग रहता है, हम्म हमसे बात ही नहीं करता है। हम्म और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब बच्चे टीनेजर्स में आते हैं, जी बिल्कुल क्योंकि उनको एक तो पीयर प्रेशर, हम्म कंपैरिजन, वो ऐसा पहन रही है, वो ऐसा कर रही है, वो ये देख रहा है, वो ये कर रहा है। तो बच्चे, और क्योंकि पेरेंट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, यू स्टडी और स्कूल जाओ या कुछ एक्टिविटी करो, बट पेरेंट्स उनको वो क्वालिटी टाइम या वो कनेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाते, जिसके कारण से बच्चे फोन पे अपना लाइफ को ढूंढते हैं। जैसे कि ये फोन से बात आई और आपने जो भी अभी बताया वो सिम्टम्स मैंने बहुत सारे बच्चों में नोटिस किया जो ऑटिज्म के हम्म। बच्चे हम्म। हैं, हम्म। जिनको हाइपर एक्टिव की शिकायतें आती है, हम्म। एडीएचडी की शिकायतें आती हम्म। है। तो इन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देंगी और इसको कैसे देखती है, जो जो ओके। अभी बच्चे फेस कर रहे हैं ऑटिज्म को? ओके, और ऑटिज्म और एडीएचडी इज बिग वर्ड, राइट, हम्म, एक्चुअली बिग वर्ड। बिल्कुल अगर मैं आपको दोनों में एक्सप्लेन करूँ तो ऑटिज्म इज मोर सीरियस एक्स कम्पेयर टू एडीएच, तो इट इज ऑल्सो एड्रेस, नीड टू बी एड्रेस। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, हम्म जिसमें 5-6 चीजें बहुत कॉमन होती है, जो हर एक बच्चे में हमें देखना है, और वो बहुत अर्ली एज से, हम्म आफ्टर 12 मंथ्स के बाद से आपको साइन एंड सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे। हम्म सबसे पहला, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है। जी दूसरा, उसके सोशल स्किल्स बिल्कुल जीरो होते हैं। जी 1 साल का बच्चा जब भी कोई घर पे आता है तो वो या तो डरता है, या फिर वो अच्छे से खेलता है, या फिर अपने में करता है। लेकिन ऑटिज्म बच्चे कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता, ही इज इनटू हिज ओन वर्ल्ड। तीसरा ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल जीरो होते हैं, इन सेंस 1 साल का बच्चा एक्सप्रेस करता है इशारों से, जी कुछ बताएगा, एक हम्म दो वर्ड्स बोलेगा, तो वो बिल्कुल जीरो होता है, स्पीच डिले, जिसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं। एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स बहुत होते हैं उनके अंदर, जैसे कि बेल स्विच ऑन एंड ऑफ, फोन को ऐसे करना, घूमते रहना, राइट।
सो मैं अभी आपको बताती हूँ, मेरे पास पेरेंट्स जब आते हैं कि हमारे बच्चे में ये, बिकॉज दे आर सम पजल, स्कूल वाले जब वो बोलते हैं कि 2 ढाई साल का बच्चा बैठ नहीं रहा है, जी घूम रहा है, जी, गोल गोल फोकस नहीं घूमते, कर रहा है, क्लास एग्जैक्टली, में घूमते तब रह रहा है। उनको लगता है, तब स्कूल वाले बोलते हैं कि प्लीज आप इनको किसी काउंसलर को दिखाइए या आप किसी हाँ डॉक्टर को दिखाइए। जी जब वो मेरे पास आते हैं एंड देन वो से कि मैम हमें तो नहीं लगता, हम भी ऐसे थे, मस्ती करते थे, जी बिल्कुल। कि इसमें क्या है। फिर जब हम उसको बैठते हैं बताते हैं, तब बताते हैं कि देखो प्रॉब्लम वो नहीं है कि हमारा अलग था, हम पढ़ते भी थे, हम फोकस भी करते थे, जब स्कूल तो स्कूल, राइट। अब यहाँ बच्चा क्या काम करता है कि उसको उसने बोला, पेरेंट्स बोलते हैं मैम ये तो 1 2 3 बोल देता है, एबीसीडी पूरा बोल देता है 2 ढाई साल का बच्चा। तो मैंने पूछा आप बताओ कैसे बोलता है, बोलता फोन में दिखा देते हैं, वो देखता रहता है, और उससे पूछो तो वो पूरा एबीसीडी, 2 3 साल का बच्चा। सो दैट इज लाइक कि इसका इंटेलिजेंस तो ठीक है ना, इसको समझ तो आ रहा है, पर एक्चुअली उसमें क्या होता है कि बच्चा, जैसे मैंने बोला, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। वो बार बार देखेगा, समझेगा, सुनेगा और वो बोलेगा, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7, राइट। वो सिर्फ देख रहा है और सिर्फ उसको एक्नॉलेज, वो रट्टा मार रहा है। तो अगर आप उसको नाम से बुलाओगे वो आपको कुछ ध्यान नहीं देगा, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो पॉइंट इज दैट कि बच्चे को समझना बहुत जरूरी है, एंड पहले पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। नाउ कम टू एडीएचडी, आपने बोला। हम्म एडीएचडी में बेसिकली इट्स अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो नाम से ही कि अटेंशन स्पैन बहुत कम होगा, हम्म। बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा, 2 मिनट बात करेगा एंड कहीं और खो जाएगा अपनी जी दुनिया में ही, जी। राइट। एंड हाइपर एक्टिव मीन्स इम्पल्सिव नेचर। हम्म। आपने कुछ मांगा, उसको समझ में नहीं आया, वो उसने फेंक दिया, जी। गुस्सा कर देगा। हाँ। तो एकदम सडन बिहेवियर से पेरेंट्स भी एकदम से क्या हुआ, हम्म। तो फिर हम उसको एंगर का नाम दे देते हैं, बच्चा थोड़ा एंगर बहुत ज्यादा करता है ना। हाँ, तो इट इज नॉट लाइक दैट। कुछ बिहेवियर अगर लॉन्ग टर्म तक चलते हैं एंड वो कांस्टेंट है सेम, तो उसको एड्रेस करना जरूरी है। ये सब जब सिम्टम्स आते हैं बच्चे में, देखते हैं हम, तो कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है एक बच्चे में, एक पेरेंट्स के लिए, कि हम जल्दी से जल्दी इसकी थेरेपी शुरू करें ताकि चाइल्ड के डेवलपमेंट में एक बेहतर रोल निभा सके। ओके, सो इन शॉर्ट आप बोलना चाह रहे कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, हाँ, राइट। कब से करना चाहिए, और जल्दी करेंगे तो ही इसका। एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स इसको एक्चुअली कुछ इशू समझते नहीं, उनको लगता है इट इज ओके, हम्म ठीक है। बच्चा आजकल हाइपर एक्टिव होते हैं, आजकल गुस्सा करते हैं, उनका नेचर ही ऐसा बन गया, तो दे एक्सेप्ट देयर किड लाइक दैट ओनली। हम्म बट जब वो स्कूल में जाते हैं या जब वो सोशलाइज होते हैं बच्चे को, अपने बच्चे को, तो वो देखते हैं कि बच्चा किसी से खेलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। स्कूल में टीचर्स या जो उनकी मौसी होती है वो कंप्लेन कर रही है कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है, वो बैठ नहीं रहा, वो वायलेंट भी हो रहा है। हम्म तब वो साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो इट इज अराउंड 2.5 3 साल के एज में आते हैं, जब वो प्री स्कूल में डालते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो अगर जितना जल्दी इंटरवेंशन होगा बच्चे के अंदर, अगर 1 साल में आपको समझ में आ रहा है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास लेके चाहिए। मेरे पास एक एक ये बोनस पॉइंट है कि आई एम ऑल्सो होम्योपैथी डॉक्टर, राइट। हम्म। जब अगर पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं स्पेशली ऑटिज्म में आई स्टार्ट विद द मेडिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, मेरा एक केस था, 1 साल का बच्चा था। हम्म प्रॉब्लम कहाँ थी, पेरेंट को क्यों समझ में आया जल्दी, क्योंकि बच्चा ना उठ नहीं पा रहा था, हम्म। उसको सिर्फ क्राउलिंग कर रहा था। कोई सब बच्चे, 1 साल के बच्चे ना सपोर्ट देख के भी खड़े होने की कोशिश करते जी। हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं, आई कॉन्ट, वो बच्चे में कुछ नहीं था, तो पेरेंट्स को लगा कुछ तो इशू है। हम्म दे केम टू मी, एंड बिफोर गोइंग टू एलोपैथी मेडिकेशन, सब पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा होम्योपैथी या थेरेपी से काम हो जाए। तो जब वो मेरे पास आए तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मैंने देखा, मैंने इसको एक्चुअली एक स्केल होते हैं मेजरमेंट, हम्म। ऑटिज्म कौन से स्टेज में है। जी। आई सेंड देम टू अ थेरेपिस्ट फॉर, सॉरी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिसने पूरा मेजरमेंट किया, ठीक है, पूरे उसका क्या स्टेज है। जब मेजरमेंट करने के बाद बच्चा मेरे पास आया, देन आई स्टार्ट विद द मेडिसिन एंड आई डिड द पेरेंट काउंसलिंग। इट हम्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग विद पेरेंट्स एंड द मेडिकेशन। और विद इन 6 महीने आप बिलीव करेंगे कि बच्चा चल रहा है, एक्चुअली हम्म। भाग रहा है। एंड ओके। दे सेंड मी द वीडियो कि मैम अभी देखो वो भागता है। और जो एक्नॉलेज वो नहीं कर रहा था किसी के साउंड को, फैमिली स्पेशली मम्मा पापा के, अब वो फादर के को एक्नॉलेज करता है, फादर जाते हैं बाय बोलते हैं, ही से बाय। So with medicine definitely give lot of good result, but it take lot of time because it's a neurodevelopment जी issues. बिल्कुल। कहीं ना कहीं connections न्यूरॉन और ट्रांसमीटर के बीच में बहुत ज्यादा इम्पेयरमेंट होता है। तो इट टेक टाइम, होम्योपैथी ऑल्सो गिव रिजल्ट। सब बच्चों पे, ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगी सब पे आता है, लेकिन जाता है तो बहुत अच्छा आता है। और होम्योपैथी एक्चुअली ट्राई करनी चाहिए इन सब केसेस के लिए, बिकॉज इट इज कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये एक ऐसी पैथी है जो ह्यूमन पे ट्रायल हुई है, हम्म। नॉट एनी एनिमल्स, ह्यूमन पे प्रूवन है, उसके रिजल्ट है।
एंड डॉक्यूमेंटेड है, एंड ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करके हम इसको टेपर ऑफ कर देते हैं। सो दैट वाई इट्स वेरी सेफ फॉर किड्स। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि आपने बताया कि हेम्योपैथ से भी इसको आपने डील किया है, तो ये जो बच्चे में एंजाइटी बहुत देखा हम्म। जाता हम्म। है और वो कंसंट्रेट नहीं कर हम्म। पाते हैं हम्म। किसी चीज में, हम्म। तो उस उसके लिए हेम्योपैथ में क्या है जिससे हम सॉल्व कर सके इसको? ओके। होम्योपैथी में अगर बच्चे पहले हम फाइंड करते कॉज क्या है। एंजाइटी इस लाइक बच्चे को समझ में नहीं आता मुझे प्रॉब्लम क्या है। हम्म। पेरेंट्स उसको लेके बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत इरिटेबल रहता है और गुस्से में रहते हैं हमेशा। राइट, जब हम पूरा सिनेरियो देखते हैं सब कुछ अर्ली स्टेज में जो बोलते हैं, अगर हम बोले 2-2.5 साल की उम्र में, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो प्री कंसेप्शन हिस्ट्री है प्रेगनेंसी में, वो हम्म। पूरा हिस्ट्री लेने के बाद हमें समझ में आता है कि कुछ तो कुछ इश्यूज था जिसके हम्म। कारण से बच्चे का ये है। फॉर एग्जाम्पल, होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन की बात की आपने, क्योंकि होम्योपैथी इज वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स एवरी डॉक्टर डॉक्टर की क्या वो प्रिस्क्राइब करता है। तो अगर मेरे पास जैसे केस आया था कि मदर होल फुल टर्म डिप्रेशन में थी, वेरी सैड, एंड हम्म। मेडिसिन को छोड़ के वो थेरेपी ले रही थी कहीं से, पर वो बहुत डिप्रेसिव थी। तो बच्चे पे इम्पैक्ट क्या है, सप्रेस उसके इमोशंस। अब बच्चे पे अगर देखा जाए फिलोसफिकली, तो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि वो जो कहना चाह रहा है वो कह ही नहीं पा रहा है। तो इट्स कम एज एंगर, इट्स एंजाइटी। उस केस में हमारी जो मेडिसिन होती है अर्जेंटम नाइट्रोम बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें इग्निशिया बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री डिप्रेशन, तो इग्निशिया है, हमारे अर्जेंटम नाइट्रकम है, डिपेंड्स अगर फियर बहुत ज्यादा है तो एकोनाइट। बट ऑल दिस मेडिसिन आर वेरी मच सब्जेक्टिव। हम्म। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। हम्म। क्योंकि होम्योपैथी में ये है कि लोग बुक पढ़ के या यूट्यूब देख के भी देख लेते हैं, पर वैसा नहीं है, बिकॉज हमेशा कॉज पे होम्योपैथी फोकस करती जैसे कि आपने बताया कि बहुत जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना है, थेरेपी शुरू करना है, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हम समझे कैसे कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, है। एग्जैक्टली। डेवलपमेंट डिलेज हो रही है या कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो वो कैसे हम समझे? ओके। इसके दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, फिजिकल एक्सपेक्ट एंड साइकोलॉजिकल। लेट्स कम टू द फिजिकल। फिजिकल एक्सपेक्ट में क्या होता है, माइलस्टोन्स होते हैं, राइट। जैसे 6 महीने के बाद में धीरे धीरे डेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे क्राउल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में तो करवट लेना स्टार्ट करते हैं, फिर 6 महीने के बाद क्राउल करते हैं। 1 साल में वो धीरे धीरे सपोर्ट होके खड़े होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उनको क्या चाहिए इशारों से, लाइक हम्म। मुझे पानी चाहिए, मुझे मुझे खाना है, मुझे घूमने लेके चलो बाहर, ऐसा बच्चे हम्म। बोलते हैं। तो और डेंटिशन धीरे धीरे आना शुरू होते हैं, इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स अटैच होती है, जैसे डायरिया हो गया, फीवर, वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमन, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर ये बहुत सीवियर होता है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए कि वो आपको एक पर्टिकुलर सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे। उसके बाद 1 साल के बाद में बच्चा 2-3 दिन सेंटेंस फ्रेम करता है, चलो बाहर, हम्म। ठीक है, खाना दो। हम्म। धीरे धीरे फिर वो 1.5 साल के बाद से वो सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट कर देता है। हम्म। कभी कभी 2 साल मैक्सिमम में वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो ये तो हो गई डेवलपमेंटल। नेक्स्ट अगर देखो साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में क्या, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। जी। ठीक है, बच्चा 6 महीने के बाद से उसको विजन क्लियर हो जाते हैं प्रॉपर। तो वो हम्म। आई कांटेक्ट देगा, उसको पता है ये मेरी मम्मा है, ये मेरे हम्म। फादर है, या ये मेरी सिस्टर, ये ब्रदर है। तो वो धीरे धीरे अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, वो कनेक्ट कर रहा है। बच्चे की जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ, फर्स्ट 3 ईयर में 80% हो जाती है। तो जी। कनेक्शन, बॉन्ड, एक्सप्रेशन, तो ये लर्निंग बहुत फास्ट होती है। तो इस स्टेज में अगर आपको समझ में आ जाएगी कि भाई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या उतना एक्टिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्रैंकी है, चिड़चिड़ कर रहा है, ये विद इन 1 मंथ की 1 ईयर की बात करूँ मैं, तब आपको समझना है कि कुछ तो इशू है। क्योंकि पेरेंट्स भी इतने क्या बोल सकते हैं कि इतने अवेयर समझ नहीं पाते कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कहाँ जाना चाहिए। तो वो पहले अपने जनरल फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं कि भाई ऐसा इशू चल रहा है कि ये बच्चा कांटेक्ट नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या अच्छे से उसके माइंडस्टोल डिले हो रहे हैं, बोलने वाले, स्पीच। और तब पीडियाट्रिस्ट आपको साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास भेजेगा। तो ये कुछ एबनॉर्मल एंड नॉर्मल साइंस होते हैं जहाँ हमें देखना होते हैं। एक पॉइंट में यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है ना, पेरेंट्स इरिटेटेड होते हैं। जी। राइट, बहुत होता है कि पेरेंट्स अपने वर्क प्रेशर, सोशल प्रेशर, फोन, हम्म। तो वो उतना क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे पाते, एंड समटाइम एक गिल्ट फीलिंग भी आती है, वो इरिटेटेड भी रहते हैं। तो बच्चा थोड़ा सा भी रोएगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, हम्म। चिल्ला देंगे उसके ऊपर, और उसको ना एक होता है कनेक्शन, वो डेवलप नहीं हो पाता, तो बच्चा बहुत लेफ्ट अलोन फील करता है। तो यार बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ पेरेंट्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इट इज
इट इज नॉट दैट कि बच्चा 6 महीने या 1 साल के बाद आपको देख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुआ ना बॉन्ड। तो हम्म। यहाँ पर पेरेंटिंग की जरूरत है। तो ये भी देखना है कि पेरेंट्स का रिस्पॉन्स, पेरेंट्स का कनेक्शन कितना है। ओके। क्योंकि सम टाइम पेरेंट्स बहुत इरिटेट होते हैं कि बच्चों को अपब्रिंगिंग संभालना, सारी चीजें मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो उनको टॉल हो जाते हैं उनके मेंटल हेल्थ पे, और वो बच्चे पे निकलती है। जैसे कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को भी देखा है कि, और एक मेंटल पीस की सभी की जरूरत होती है, एग्जैक्टली। बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी मेंटली काम होना होता है। तो एज ए पेरेंट हम्म। उनको कैसे अपने लिए स्ट्रेस फ्री, और इसके लिए हेमोपैथ में कुछ है जिससे कभी एंजाइटी हो बच्चे को लेके या फिर किसी वर्क प्रेशर को हम्म। लेके, स्ट्रेस जब आ रही है, हम्म। और खासकर एक ऑटिस्टिक बच्चे को डील करना हम्म। एक मदर और फादर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपको रिपीटेटिव उनको काउंसलिंग करती रहना है। जितना आपको डॉक्टर नहीं कर रहा है, आपको पेरेंट्स उतना हम्म। उससे ज्यादा डबल ट्रिपल करते हैं, हम्म। 24 घंटे उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। हम्म। तो उस स्थिति में कि एक वर्क फोर्स भी है उनका, अपनी लाइफ स्टाइल भी है, हम्म। और एक ऑटिस्टिक बच्चे को भी संभालना है, तो उसमें जो माइंड पे प्रेशर आती है एक हम्म। पेरेंट्स के हम्म। ऊपर, तो उसको कैसे स्ट्रेस फ्री किया जाए? ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि क्या होता है ना, सब बच्चे पे फोकस करते हैं, जी। पेरेंट्स को कोई देखता नहीं, जी। स्पेशली मदर। हम्म। राइट। सो उसमें क्या होता है कि आप, द ऑटिस्टिक चाइल्ड नीड फुल टाइम अटेंशन। जी बिल्कुल। और उसका सबसे पहला थेरेपी का भी पहला स्टेप ये होता है कि पेरेंट हैज टू बी इंगेज विद द किड, ताकि वो कनेक्शंस बना सके। जी। इंगेजिंग में कोई भी इंगेजिंग एक्टिविटीज को करना, जब तक, क्योंकि बच्चा रेस्टलेस भी होता है, हम्म। तो वो सोता भी बहुत कम है। जी तो बिल्कुल। बहुत कम टाइम तक उसको रेस्ट मिलता है, पेरेंट्स को दिन भर तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स को अपना मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, हम्म। जब उनको मौका मिले कि लेट्स रिलैक्स, और ड्यूटी डिवाइड कर ले हम्म। कि ठीक है, अभी 1 घंटे आप संभालो, आप इंगेज करो, 1 घंटे मैं रेस्ट करती हूँ। तो क्या होता है, जो हमारा मेंटल प्रेशर है हम उसे रिलैक्स कर पाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि जब हम एक प्लान के साथ चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अपना वीकडेज का रूटीन अलग बनाया, हम्म। वीकेंड का रूटीन अलग अलग जी। अलग बनाया, कि इसमें ये एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज के बाद इतना पॉज देना है, इतना टाइम बच्चे के साथ में सिंपल बैठना ही है। कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सिंपल उसको लेके बैठ के अपने सोफा में या बेड पे क्योंकि उसको वो मदरली टच भी मिलेगा, जी उसको बिल्कुल। भी शांत रहने का एक मौका मिलेगा कि हाँ, मैं किस तरीके से रिलैक्स होके भी बैठ सकता हूँ। हम्म। तो एंगेजमेंट एक्टिविटी प्लान कीजिए, और उस एक्टिविटी में 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। सो आई वुड से कि मी टाइम हेल्प द पेरेंट्स टू रिलैक्स देमसेल्फ, डिवाइडिंग ड्यूटीज, इट हेल्पिंग देम। एंड फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इन टाइप, इस बच्चे के लिए, चाहे वो इन लॉज हो चाहे वो पेरेंट्स हो, कि हाँ, हम सबको मिलके काम करना है। और ये जब हमें फैमिली सपोर्ट और फैमिली इन्वायरमेंट पॉजिटिव मिलता है, तो बच्चे पे भी इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जो रिकवरी हमें 1 साल में मिलती है, वो 6 महीने में मिल जाती है। जी। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑल कि हम स्ट्रेस, रेस्ट होके पीस में किस तरीके से काम करते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो पेरेंट्स को फॉलो करनी पड़ती है, और जो मैं खुद अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप इन टाइप की स्टेप बाय स्टेप इसको प्लान कीजिए, बहुत इम्पेशेंस मत होइए, रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा, बहुत हम्म। पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। लॉन्ग टर्म जर्नी है ये। एग्जैक्टली, वेरी लॉन्ग टर्म। एंड बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म एक मिथ बन गया कि जिंदगी भर उनको केयर की जरूरत है। तो पहले तो पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अरे बाप रे, अभी तो ये ऐसा है, तो हमको लाइफ लॉन्ग इसको इसको हेल्प करना पड़ेगा, या ये हम पे डिपेंड है, बेचारे की लाइफ खराब हो गई। हम्म। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, थेरेपी टेक्निक्स बहुत अच्छी बढ़ गई, मेडिकेशन बहुत अच्छे आ गए। थोड़ा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से बच्चा अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता है इंडिपेंडेंट होके। हम्म। बट इट नीड अ अर्ली इंटरवेंशन, हम्म। प्रॉपर केयर प्लस गुड मेडिकेशन। मेडिकेशन की जब बात की है, तो इसमें हेमोपैथ में भी ट्रीटमेंट होती है, हाँ, यस, यस, यस। ऑटिज्म? ऑटिज्म में बहुत अच्छा मेडिकेशन हमारे, जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक, बराटा का, इट्स वेरी गुड मेडिसिन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। हम्म। एंड हायोसेमस, बच्चा बहुत एंगर है, बहुत वायलेंट है, स्ट्रेमोनियस, और है हमारा कार्सिनोसिन, एक मेडिसिन है जो अगर बच्चे के आसपास के एटमॉस्फेयर को ट्रिगर कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, या वो उसको ऐसा ट्रिगर ले रहा है, तो कार्सिनोसिन बहुत हेल्प करती है। एंड हमारा हो गया आर्सेनिक, बहुत अच्छा, रेस्टलेस बच्चा है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो वी हैव लॉट ऑफ मेडिकेशन, बट द सिम्टम्स एंड द कॉज, उसके बेस पे भी स्टार्ट मेडिसिन। एंड पोटेंसी हमेशा बहुत लो होती है। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ एक इशू ये भी आता है कि
उनको दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें सोशल इंटरेक्शन की भी बात आ जाती है, कम्युनिकेशन की बात आ जाती है। तो जब हम एक बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए बच्चों के बीच में छोड़ते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे को बच्चों के बीच में रखते हैं, तो वो इनके तरफ से भी हेजिटेशन होता है और सामने के बच्चे से भी होता है। हम्म। तो वो जो सोशल इंटरेक्शन जहाँ आती है, तो उसको एज ए पेरेंट्स कैसे डील किया जाए, और हम्म। उस समय कैसे हमें, क्योंकि बहुत जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो ये मानना हो जाता है कि मुझे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं, मेरी वो फ्रेंड नहीं है, उसने बोला कि आई एम नॉट प्लेइंग विथ यू। तो वो जो चीज है वो कितना ट्रिगर करता है एक बच्चे के लिए उस समय, और उस टाइम पे एज ए पेरेंट्स कैसे डील करें। ओके। पहले मैं यहाँ पर एक बोलना चाहूंगी कि ऑटिस्टिक बच्चों को ना जरूरत नहीं है किसी की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, वो अपनी दुनिया में ही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव नो दैट कनेक्शन इन द ब्रेन कि उनको कम्युनिकेट करना है। क्योंकि हमारा पहला सिम्टम ही है कि सोशल कम्युनिकेशन नहीं है, सोशल कलेक्शन नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं कि वो ज्यादा के खेलते हैं, किसी को धक्का मुक्की करते हैं और किसी का कुछ लेके खाते हैं, जो नॉर्मल बच्चों में होती है, पर उनके साथ ऐसा नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये उनकी नीड है। यहाँ पर थेरेपी एंड पेरेंट्स जो होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों को फील नहीं होगा कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक्सेप्टेंस होती क्या है। बिकॉज ऑटिज्म अगर देखा जाए 1 to 4 ईयर के स्पैन में पता चल जाता है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी कि भाई कुछ तो इश्यू है। उस स्टेज में बच्चे की जो सोशल स्किल डेवलप नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका इम्पेयरमेंट चल रहा है। इस केस में थेरेपिस्ट बहुत हेल्प आउट करती है कनेक्शन डेवलप करने के लिए, बट इट इज इन वेरी लेटर स्टेज। पहला क्या है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेट करें कि उसको क्या चाहिए। वो बच्चे क्या काम करते हैं, वो खींच के लेके जाते हैं किचन में और दो। हम्म। वो ऐसे नहीं बोलते कि मुझे दो, या मुझे ऐसे इशारे करके बोलेंगे कि मुझे वो चाहिए। तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते इस चीजों को। तो पहला थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है कि बच्चों को पहले, जैसे क्या होगा, रेस्टलेस बच्चा होता है, उसको बैठना सिखाएं। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देके समझाती हूँ। मेरे पास एक 3 साढ़े 3 साल की बच्ची आई थी। उसकी मॉम की कंप्लेंट थी कि ना वो क्या काम करती है, मतलब चीजें फेंकती है बच्चों के साथ में। ऐसे फेंकेगी तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं बहुत हम्म। ज्यादा। तो उसको चीजें फेंकना है, और वो क्या काम करती है कि मतलब चिल्लाती है, एकदम से चिल्लाएगी, एकदम से चीखेगी, तो आसपास के बच्चे भी डर जाते हैं और उससे दूर भागते हैं। हम्म। तो वो कैसे जाएगी वो। तो जब हमने डायग्नोस किया, ऐसा किया, समझ में आया कि इट इज स्टेज 2 ऑटिज्म। सबसे पहले हमने इसको, उसके स्किल्स पे काम किया, राइट, मोटर स्किल्स। हम्म। मोटर स्किल्स, जो फाइन मोटर स्किल्स का हमने फिंगर से हम लोग करते फिंगर्स हैं। पे। तो इसको क्या काम के, उसको बैठा के, उसको पहले साथ प्ले गेम करके, उसको कंफर्टेबल करके, हम्म। उसको पहले 5 मिनट स्पैन में बैठाएंगे, फिर वो स्पैन इंक्रीज होगा 10 मिनट्स। जब वो बच्चा बैठना स्टार्ट करेगा तब वो फोकस करेगा स्किल्स पे। हमारी क्लोथ पिंस आ रही है, राइट, आती है। हम्म। तो चिमटे से पकड़ के एक को यहाँ रखना। तो इट इज लाइक कम्युनिकेटिंग विद योर ब्रेन टू हैंड, यस। राइट। सो उसको पकड़ के यहाँ रखना, फॉक से उठा के ये रखना, चम्मच से एक कटोरी से दूसरी कटोरी में। तो हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ का कम्युनिकेशन विद मोटर फाइन से। तो उसके साथ में जब धीरे धीरे बच्चा डेवलप करना स्टार्ट करेगा, तब वो बैठेगा, उसको समझ में आएगा इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रखना है, उसको ऐसे करके ऐसे करना है। तो आप बिलीव करेंगे, कुछ मंथ्स बाद उसकी किसी फ्रेंड का बर्थडे था, और वहां पर उसने बैठ के आराम से खाया। उसने चम्मच से खाया, ऑफकोर्स गिराया थोड़ा बहुत, लेकिन उसने खाया। तो ये बहुत टाइम के बाद, 8 9 महीने के बाद बच्चे के अंदर वो डेवलप हुआ कि वो कोऑर्डिनेट करे अपने उसके साथ में। जब बच्चा थोड़ा रिलैक्स होगा, कोऑर्डिनेट करेगा अपने स्किल्स के साथ में, वो बच्चों के साथ में भी कोऑर्डिनेट करेगा। क्योंकि छोटे बच्चे डर जाते हैं, कोई वायलेंट हो जाए, कोई उनको धक्का मार दे, कोई चीखे, तो ऑफ कोर्स वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो पहले यहाँ पेरेंट्स को अपने साथ कम्युनिकेट कराना है, थेरेपिस्ट के साथ में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड देन बच्चा धीरे धीरे सोशलाइज होगा। और तभी हम बोलते हैं ऑटिज्म में एजुकेशन इनिशियली 5 इयर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। पहले बच्चे के अंदर डेवलपमेंट लेके आओ, हम्म। स्किल्स डेवलप करो, उसको अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें लेके आओ। फिर वो स्कूल तो जिंदगी भर चलता है। अगर हमने ये 5 साल वेस्ट कर दिए, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो थेरेपिस्ट, पेरेंट्स एंड घर पे ही जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है बच्चे के आगे की डेवलपमेंट के लिए। हाँ, मैं उसी की बात कर रही थी कि जैसे एक स्टेज तक वो स्केल को पार कर गया है, हम्म। उसको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड्स नहीं बन रहे। हम्म। ओके। वो जैसे कि अब जो एज है, एक बच्चा जब
ऑटिस्टिक है और उसको 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर हो रहा है, लेकिन उसमें सिम्टम्स तो होते हैं, हम्म थोड़े बहुत होते हम्म हैं। हम्म लेकिन अगर उसके फ्रेंड सर्कल नॉर्मल है तो वो एक साथ ले नहीं पाते। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब बच्चा एक्सक्लूडेड फील करता है कि मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हम्म चीजों में, हम्म जैसे कि एक लेबल हो जाती है बच्चों के खेलने की, हम्म या तो वो टॉय टॉय खेल, गुड्डा गुडिया खेल रहे हैं तो हम्म वो एक अलग लेवल पे है, लेकिन इनको उस चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। हम्म तो उस टाइम में ना बहुत डिफिकल्ट होता है एक बच्चे को संभालना, कि हम्म वो ये बोलना कि आप हो जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे। तो उस टाइम की मैं बात कर रही ओके। थी कि कैसे उसको डील करे एज ए पेरेंट्स। एज अ पेरेंट एक्चुअली जैसे आपने बोला कि हाँ ऐसा होता है कि 9-10 ईयर्स के बच्चे को भी ये इश्यूज, क्योंकि ऑटिज्म पहले एड्रेस नहीं हुआ या पहले हाँ, उसको देखा नहीं गया, देखा तो नहीं। हम एनालिसिस करते हैं, एसेस हाँ। करते हैं कि किस स्टेज में है वो। जी। फर्स्ट टू 18 वन स्टेज, हम्म 18 टू 30 सेकेंड स्टेज, 30 टू 48 मंथ, इस स्टेज में डिवाइड करते हैं। हम्म 9 साल का बच्चा अगर फर्स्ट स्टेज में होगा, हम्म फॉर एग्जाम्पल उसके स्किल डेवलपमेंट एक 1.5 साल के बच्चे के होंगे, हाँ उसकी ग्रोथ मेंटल इतनी होगी, हाँ। ठीक है, वो हो गया एज वाइज बड़ा, लेकिन उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत कम है, तो वहां पर ये कम्युनिकेशन स्किल उसको इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेज 2 में भी उसको नहीं, स्टेज 3 में उसको फील होगा। तब उस समय क्या होते हैं, हमारे कोमॉर्बिड सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म के साथ में बच्चा डिप्रेशन में हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई खेल नहीं रहा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो अलोनलीनेस में सैड फील होते होते सेकेंडरी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे पेरेंट्स का सबसे पहले रोल इंपॉर्टेंट होता है कि उसके साथ में एंगेजमेंट एक्टिविटी करे, उसको पहले कांस्टेंट वर्कआउट करे कि उसको क्या नीड है, बातें करना है, खेलना है, तो पेरेंट्स का अप्रोच पहले बनता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसके साथ वो बाहर जाए, क्योंकि वी कांट से अदर कि आप खेलो। यस। क्योंकि क्या बिल्कुल। होता है ना, बच्चों की खुद के ग्रुपिज्म होते हैं, हमारे हाँ साथ ये है, हाँ। हमारे साथ ये नहीं बन रहा। तो पेरेंट्स का रोल आता है कि दे स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम आउटसाइड और इनसाइड द होम, टू मेक श्योर कि बच्चा अकेला फील ना करे, जी क्योंकि बिल्कुल। बच्चे को क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए, इधर आउट और इधर इन, तो वो पेरेंट्स को ही सबसाइड करना पड़ेगा। अ, अभी बच्चों को देखा जाता है कि हाइपर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा हो गए, मतलब वो उछल कूद बहुत ज्यादा करते हैं। और तो ऐसा कुछ डाइट प्लान है या कुछ मेडिसिनल या होम रेमेडीज जो कह लें, या फिर आपके होम्योपैथ में कुछ ऐसा है तो उससे हाइपर एक्टिविटीज को कम किया जाए? हम्म। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एग्जैक्टली। तो वो इश्यूज को कैसे डील करती है ओके। डाइट से? हाँ, हाइपर एक्टिविटी इज बहुत कॉमन इश्यूज है। बच्चे बहुत रेस्टलेस रहते हैं, हाँ घूमते रहते हैं, सोना नहीं है उनको, हाँ। आफ्टरनून नैप नहीं लेना, रात को भी 11-12 बज जाते हैं। हम्म तो अगर डाइटरी इम्पैक्ट देखा जाए तो सबसे पहले, अगर मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो उनका डाइट पूछो वो क्या हम्म, करते हैं। हाँ। ठीक है, तो आप देखोगे ना, मोस्टली मोस्टली क्या, 3 साल से पहले के बच्चों को भी आजकल जंक स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप उनकी डाइट पूछोगे तो बहुत सारे चिप्स, क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक, बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, फ्रूट जूस और चॉकलेट्स, आइसक्रीम, और आज तो पिज्जा बर्गर भी लोग बच्चे खाते हैं, छोटे बच्चे भी खाते हैं। तो ये जब डाइट देखो कि इतने सारे जंक जा रहे हैं बच्चे के अंदर, तो ऑफकोर्स उसकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करेंगे। एंड द शुगर इज द मोस्ट क्रिमिनल पर्सन जो होता है पर्सन के अंदर। वो क्या काम करता है, उसकी एनर्जी को शूट अप करेगा। आप शुगर किसी फॉर्म में खा रहे हो, चाहे पिज्जा बर्गर या चॉकलेट, ऐसा नहीं मीठा ही शुगर है, इट जी। इज क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांस फैट के फॉर्म में भी जो आप खाते हैं, जैसे प्रोसेस फूड होता है, उसके अंदर भी बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर होता है। दैट इज ऑल्सो विलन इन द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ चाइल्ड। तो अगर हम देखा जाए तो बच्चों की डाइट ही बहुत डिस्टर्ब होती है। तो हम्म सबसे पहले कुछ मत करके पहले सारे शुगर कट ऑफ कर दो, सारे चॉकलेट, आइसक्रीम, केक्स, पेस्ट्री सब बंद कर दो। आप देखोगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी तो वहीं से मिल रही है ना। हम्म। जितनी कैलोरीज आप ले रहे हो, अगर आप एक आइसक्रीम में अगर 500 की कैलोरी ले रहे हो, तो उसको बंद तो करेगा बच्चा। बच्चा क्या काम करेगा, वो भागता रहेगा, हम्म वो लेटेगा नहीं, हम्म तो वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो उसकी कैलोरीज कम कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, उसके जो इनटेक, उसके फूड्स में चेंजेस लाके दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा उठते ही सबसे पहले मुझे ये खाना है, मुझे ये फ्रूट जूस दे दो, या मुझे क्या कहते हैं, कुछ भी बाहर का चिप्स पैकेट दे दो, तो वो कट डाउन करो। सबसे पहले स्टार्ट विद अ स्मॉल गुड अमाउंट ऑफ फाइबर फूड। अच्छे से आप एक बाउल में फ्रूट्स इसको दे दो उसको, फिर साथ में उसको रोटी सब्जी दाल राइस, ये जो हमारा इंडियन फूड है, इट्स कंप्लीट फूड। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मल्टीविटामिन सब कुछ आ जाता है। तो हम्म अगर बच्चा घर की दाल राइस सब्जी रोटी खाए तो उसको कोई जरूरत नहीं है, राइट। और इंडियन पेरेंट्स की जो क्या कहते हैं,
कभी कभी हम टाइम कट ऑफ करने के, चल ठीक है ना, तो चिप्स का पैकेट ले ले, चिल्ला मत, रो मत, जिद मत कर। तो वो गलत होती है, किसको पता है कि मैं चिल्लाऊंगा रोऊंगा तो पेरेंट्स मुझे जो मुझे चाहिए वो दे देंगे। बच्चों में एक सबसे बड़ी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, वो भूखा नहीं रह सकते। हम्म अगर आप उनको नहीं दोगे, हम्म भले एक टैंट्रम करेंगे 1-2 घंटे, लेकिन डेफिनेटली वो खाएंगे जरूर। तो अगर आप उसको रिप्लेस करोगे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, कुड बी 2 वीक्स। तो पेरेंट्स को पेशेंस रखना है कि खाना ही देना है मुझे, हेल्दी खाना ही देना है, हेल्दी स्नैक्स ही देना है, आज से ही बंद। तो इट विल प्रोसेस ऑफ 2 वीक्स। आफ्टर 2 वीक यू फील सेटिस्फाई कि नाउ द डाइट हैज कम्प्लीटली चेंज, मेरा बच्चा शांत हो गया है, सुन रहा है और चीजों को एनालाइज कर रहा है, राइट और रॉन्ग के। हम्म राइट, तो डाइट जो इंटरवेंशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। पानी इनटेक बहुत जरूरी है। आप देखेंगे 80 to 85% बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही जी है, छोटे बच्चों के अंदर हो रही हम्म है, एनीमिया डेफिशिएंसी हो रही है। हम्म तो सप्लीमेंट इज गुड समवेयर, बट जब तक हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। हम्म अडल्ट में 75% हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, हम्म जहाँ अच्छी खासी धूप आती है, स्टिल हम्म वी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। हम्म तो आप सोच रहे हो हमारा डाइट किस तरीके से जा रहा है। हम्म तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड गुड फूड इन द डाइट। जैसे विटामिन डी की बात करिए और हम्म डिफिशियंसी बढ़ती ही जा रही है हम्म बच्चा इवन जन्म भी लेता है तब भी विटामिन डी की कमी होती है एग्जैक्टली। उसमें। तो ऐसा क्या सुपर फूड कहेंगे हम हम्म विटामिन डी के लिए हम्म जिससे लेने से एक रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम अपना लें कि हम्म बच्चों को देना है खुद भी लेना है तो वो डिफिशियंसी ना आए, विटामिन डी की डिफिशियंसी ना आए। ओके। और डेयरी प्रोडक्ट इज वन हम्म ऑफ द सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स होता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ दूध ही पिलाते रहो। डेयरी हम्म प्रोडक्ट में आपका पनीर हो गया है, आपका कर्ड्स हो गए हैं, छाछ बोल सकते हैं, बटर मिल्क बोल सकते हैं, वो डेली रूट में होना चाहिए। हम्म दूसरा क्या होता है, वेजिटेबल्स में भी बहुत डिफरेंट टाइप के विटामिन डी के, कैल्शियम के सोर्स होते हैं। पंपकिन इज द बिगेस्ट सोर्स। हम्म अगर फ्रूट्स में देखा जाए, मैंगो, दो इट इज अ सीजनल बट इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। हम्म तो कैल्शियम हेल्प करता है विटामिन डी के ऑब्जर्वेशन में। हम्म सो ये सारी चीजें, तो अगर आप देखा जाए वेजिटेबल्स आप लें, हम्म कलरफुल वेजिटेबल्स, हम्म डेयरी प्रोडक्ट्स लें, पंपकिन इज द कद्दू जिसको हम बोलते हैं, इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। हम्म तो ये कुछ कुछ आप करके लें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी देर सनलाइट में जरूर है। आप डाइट तो अच्छा खा रहे हो लेकिन वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। ओके ठीक है। सो विटामिन डी हेल्प द कैल्शियम टू एब्जॉर्ब थ्रू द बोन, और वो होता है आपके सनलाइट से। अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 की जो अर्ली सनलाइट है, वो बहुत कम यूवी रेस होती है। हम्म आप 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए पीठ करके बैठो, इट इज वेरी गुड। तो अगर आप ऐसे भी करोगे तो बहुत सारा एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा। हम खाते भी हैं और एब्जॉर्ब ना हो तो कोई फायदा नहीं है। हम्म तो ये एक स्मॉल टिप बहुत जरूरी होती है। और चाइल्ड के पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम एक सुपर फूड क्या कहेंगे? चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आई थिंक वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स ऐसा है कि इट इज कंप्लीट। हम्म उसमें सबसे अच्छा फाइबर्स होता है। आप देखोगे आजकल के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। जी बिल्कुल। पेट में इश्यूज हो रहे हैं, दर्द हो, क्योंकि उनका जो गट हेल्थ है वो सफर कर रहा है अभी से। अब आप देखिए आगे जाके आप देखोगे 20s में एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, हम्म ब्लोटेडनेस हो रहा है। हम्म तो अगर आप देखो तो वेजिटेबल पे जितना फोकस करेंगे, इट इज गोइंग टू बी हेल्प देम। और एक ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज मिलेट। आप खाने में एक जवार की रोटी दे दो, हम्म एक बाजरा की रोटी दे दीजिए, रादर देन वीट। हम्म ये एक छोटी सी रोटी को आप कैसे भी स्टफ बना के दो, कैसे भी करके दो, तो वो उसका सफिशिएंट डाइट है। तो जितना फाइबर जाएगा, मुझे आई आई फोर्स की, जितना फाइबर जाएगा उसका पेट अच्छा होगा, पेट अच्छा होगा तो दिमाग अच्छा होगा। इट इज अ कनेक्शन। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए। आजकल बच्चे कम खाते हैं लेकिन कोशिश कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सुपर फूड इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि बच्चे टेंड्रम शो करते हम्म हैं और वो टेंड्रम जैसे मुझे चिप्स चाहिए हम्म तो वो बार बार जिद करेंगे मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। उस समय पेरेंट्स लोग कुछ टाइम के लिए तो बोलते नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा फिर वो दे देते हैं। हम्म। तो उस समय एज ए पेरेंट्स क्या करना चाहिए हमें कि उनका टेंड्रम को थोड़े देर के लिए टॉलरेट करें या फिर कट ऑफ कर दे क्या? ओके। ऐसे मैंने अभी डिस्कस किया कि पेरेंट्स, बच्चों को पता है पेरेंट्स की वीकनेस क्या है। हम्म दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि अगर मैं रोऊंगा या मैं चीखूंगा तो कुछ टाइम तक पेरेंट्स का पेशेंस है, वो गिव अप कर देंगे, तो चीखेंगे या चिल्लाएंगे या मुझे दे देंगे। हम्म राइट, तो वो प्रिपेयर रहते हैं दोनों कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तो आपके सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होती है कि उसको बोलो कि आपको चिप्स नहीं मिलने वाला है, आपको जो करना है कर लो। कि
ये आप बैठो, आपको खाना, आपका लंच स्किप हो रहा है, कोई बात नहीं, चिप्स तो नहीं मिलेगा, चाहे हम्म। कुछ भी हो जाए। 1-2 घंटे, कुछ बच्चे बहुत जिद्दी भी होते हैं, हाँ। बहुत जिद्दी होते हैं, वो शाम तक खाना भी नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। कि नहीं दिया ना तो मैं भी नहीं करूंगा। और हम्म। जब जिद आती है ना, एंगर होता है ना, तो भूख को खत्म कर देती है। तो पेरेंट्स फिर पेशेंसली लूज करके या प्यार में दे देते, चल बेटा तू ये तो खा ले। हम्म। तो यहाँ हमारी पहली गलती होती है। दूसरा स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अगर सपोज, ठीक है, आपको चिप्स का पैकेट चाहिए, यू फिनिश दिस मील, हम्म। राइट, पर कंडीशन ये है कि आपको इस चिप्स के पैकेट को 3 टाइम में फिनिश करना, नॉट 1 टाइम। तो दिस इज योर फूड, फिनिश इट, उसके बाद मैं आपको दूंगी छोटा सा ये भी, क्योंकि खाना खाने के बाद वो जो ट्रांस फैट जा रहा है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी आपने हेल्दी खाना खा लिया है। तो हम्म। जो इसका इम्पैक्ट 90% था, वो 10-20% में सबसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे के टेस्ट बर्ड को डेवलप कर रहे हैं खाने के साथ में, और उसको लालच देके स्ट्रैटेजी या मैनिपुलेटिव करके उसको ये भी दे रहे हैं। एक तो ये स्ट्रैटेजी, या तो आप बिल्कुल स्टिक हो जाओ कि नहीं तो नहीं, बट इट विल टेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपको चॉकलेट देनी है दीजिए, लेकिन उसको पहले बोलो ये मील फिनिश करो, फिर वो चॉकलेट दो, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो 80% तक कम हो जाएगा। क्योंकि जी। शुगर अगर कार्बोहाइड्रेट साथ मैच होगा, तो स्पाइक जो होता है, शुगर का स्पाइक, वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो एकदम से जो एजिटेशन है, एकदम से जो हाई एनर्जी है, वो नहीं मिलेगी। हमें बच्चे को शुगर कब से शुरू करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए? ये इसका बहुत मैं अभी सुन रही हूँ कि शुगर मैं बच्चे को देती ही नहीं हूँ। मेरे बच्चे शुगर अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं। उसका मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, 2 साल तक के बच्चों को कोशिश कीजिए शुगर और नमक मत दीजिए। हमारे फूड्स में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हम्म। लेमन यूज कर सकते हैं आप, उसके साथ में दे सकते हैं टमाटर से, आप उसको खट्टापन का नमक का यूज कर सकते हैं। तो 2 साल तक के बच्चों को अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आप, बच्चे सॉल्टी प्रोन हो जाते हैं इनिशियली 2 मंथ के बाद खाना खाते हैं। और शुगर मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे स्कूल में भेजोगे ना, कोई पार्टी हुई, किसी का बर्थडे हुए, चॉकलेट तो मिलती है, तो वो एक ऐसी चीज है जो बच्चे अपने आप डेवलप कर लेते हैं। उसमें आपको कुछ कर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही, वो टेस्ट ऐसा होता है कि वो बच्चे खुद ही स्टार्ट कर लेंगे। तो इसलिए उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उसके टेस्ट बड्स को डेवलप करते रहो। आज सॉल्टी है, तीखा थोड़ा सा खाए, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, ठीक है। तो ये खट्टा तीखा मीठे में आपको मेहनत करने की जरूरत है, शुगर की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ही डेवलप कर लेते हैं। तो 2 साल तक हमें बच्चे को नहीं थोड़ा देना। अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की ना ग्रोथ में हैम्पर करते हैं। द डे वन जब हमें समझ में आता है कि ओके हम कंसीव हमने किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हमें पता है कि हमारे कुछ अनसॉर्टेड इश्यूज चल रहे हैं, साइकोलॉजिकल मैं बात कर रही हूँ, कि हमारी पार्टनर से हमारी बन नहीं रही है, या आसपास के एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो हमें टॉक्सिक फील करा रहा है तो एड्रेस फर्स्ट। बच्चे की हेल्थ वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग विच अफेक्ट्स यू डायरेक्टली इनडायरेक्ट अफेक्ट द चाइल्ड। हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको सॉर्ट किया जाए। हम्म। ट्राई योरसेल्फ, नहीं तो थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में भी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं। तो इस चीज को पहले एड्रेस किया जाए। उसके बाद अगर ये सारी चीजें होने के बाद व्हेन द बेबी डिलीवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स आजकल अंडरस्टैंड नहीं करते या एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई देयर कुड बी सम इश्यूज हो सकते हैं या बिहेवियर, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हमारे बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल है। एक्सेसिव एंगर इज नॉट अ नॉर्मल, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी इज नॉट अ नॉर्मल। और कुछ साइन जो एक्चुअली अलग है सबसे, आई कांटेक्ट हमने पहले डिस्कस किया, आई कांटेक्ट ना होना, कम्युनिकेशन स्किल ना होना, बट वो बोलते थे शाई है, हमारा बच्चा शाई है इसलिए वो मिलता नहीं है, या बात नहीं करता, या आपसे फेस टू फेस दिखता नहीं, बट इट इज एक्सक्यूजिंग देमसेल्फ, वो बच्चे के लिए हानिकारक है। तो जब आपको इनिशियली 1 साल के अंदर ही साइन मिल जाए, बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उस बच्चे के अंदर एडीएचडी या ऑटिज्म के सिम्टम्स हो, जरूरी नहीं ये है, कुछ नॉर्मल बिहेवियर इशू भी हो सकते हैं, हम्म। उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, या कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना हो जाए, हम्म। या कोई एंगर टैंट्रम या एंगर इश्यूज ना हो। तो अर्ली इंटरवेंशन हेल्प एज अ प्रिवेंटिव इन थेरेपी, एंड ऑफ कोर्स इन होम्योपैथी। अगर लगता है कि बिहेवियर बहुत ज्यादा डिस्टर्बटिव है या एंगर बहुत ज्यादा, तो मेडिसिन के थ्रू उसके केमिकल चेंजेस को बैलेंस किया जा सकता है। तो इट इज एक्ट एज अ प्रिवेंटिव, एंड थेरेपी इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव फैक्टर्स। हाँ, जैसे कि मदर अगर हो रही है कुछ स्ट्रेस में है तो प्लीज आप बातें कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और एक बात करके एक आपको अच्छी सलाह ही मिलेगी। और एक मेडिसिन के द्वारा आप अपने एंगर को और स्ट्रेस को कम डाउन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास आज के टाइम में
डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगी और एक सलाह देंगे कि आप कैसे होल प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और एक बेहतर लाइफ को जी सके इन प्रेगनेंसी और बच्चे को भी एक जॉयफुल लाइफ दे सके। तो इसके लिए डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छा सलाह दिया है, तो थैंक यू। थैंक यू। आपने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर बहुत स्ट्रेस आउट रह रही हैं, तो उसका असर डायरेक्ट बच्चे पे पड़ता है और ऑटिज्म के केसेस आते हैं। तो हम जब कंसीव कर रहे हैं या फिर उससे पहले ही हम ऐसा कब आपसे मिले, ऐसा कहना ज्यादा सही रहेगा कि हम आपसे कब मिले जिसमें हम एक स्ट्रेस मैनेज कर सकें और ताकि बच्चे पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो इन सब के लिए आप कैसे डील करती है? मैटरनिटी रिलेटेड जो भी समस्याएं आती है एक प्रेग्नेंट वीमेन को या पोस्टपार्टम पीरियड एंड उसके बाद भी होल जर्नी जो कहें, तो उसमें जो जो समस्याएं आती हैं उसमें हेमोपैथ और साइकोलॉजी कैसे डील करती है? ओके। अगर हम मैटरनिटी को समझे पहले कि मैटरनिटी इज अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी फ्रॉम डे वन कंसीव करने से लेके डे डिलीवर होने के बाद भी पोस्टमार्टम तक। ये प्रॉपर होल जर्नी है, यानी इस पूरी होल जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हैं। डे द मोमेंट द गेट टू नो कि कंसीव है, तो पहला साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज प्लान्ड और अनप्लान्ड। जी। ये भी बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि अगर ये प्लान्ड होता है तो पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत चेंज हो जाती है। इट इज साइकोलॉजिकल, मैं उसका एस्पेक्ट बता रही हूँ। अनप्लान में एक्सेप्टेंस में ही प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी बॉडी हमारे माइंड के हिसाब से रिएक्ट करती है। इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू प्लानिंग कि अब हो गया तो करते हैं, तो इट इज लाइक अलग उसी वे में होता है। प्लानिंग के साथ में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। तो अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाए तो जो जनरल प्रॉब्लम्स, मॉर्निंग सिकनेस, क्या कहते हैं, बैक एक, टायर्डनेस, एग्जॉस्टेड, मूड स्विंग, दीज आर द जनरल, बहुत कॉमन है। कॉमन है। अनकॉमन प्रॉब्लम्स जो होती है, एक्सट्रीमली मूड स्विंग, एक्सट्रीम हाई मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, कुछ भी नहीं ले पा रहे, और सबसे ज्यादा क्या होता है, मिसकैरेज का डर होता है फर्स्ट 3 मंथ में। इट इज वेरी मच प्रॉब्लम टू बी एड्रेस। कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन जब वो एबनॉर्मल से एक्ससीड होता है तब वहां काम करने की जरूरत होती है। तो ये इस फर्स्ट सेमेस्टर में होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा आता है कि जब हम समझते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स आ रही है, एज आई सेड कि प्लान एंड प्लान, तो उसकी साइकोलॉजी उसी के हिसाब से उसके हार्मोन्स पैक करती है। हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सर्ज होना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बीटा एचसीजी हार्मोन है जो मॉर्निंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट आल्सो शोज द प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव हार्मोन, वो सर्च करता है, तो सारे सिम्टम्स होते हैं। सेट सेट में वो बढ़ जाते हैं एकदम से, तो इसलिए पेशेंट को एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है और ये सारी चीजें एक्सट्रीम होती है। यहाँ होम्योपैथी में जैसे नक्स वोमिका वेरी गुड मेडिसिन, राइट, कि हाँ आपके सिम्टम्स को बैलेंस करने के लिए। अगेन एंटी क्रूड इज कम इनटू पिक्चर जब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कॉलचिकम नोजिया वॉमिटिंग के लिए बहुत की है। वीकनेस के लिए आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। मेंटल स्ट्रेंथ में थोड़ा सा डाउट है या डाउट में है, करे कि नहीं करे, एंजाइटी, हियर अर्जेंटम बहुत अच्छा काम करती है। बट अगेन इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, आपके डॉक्टर कंसल्टेंट से ही वो आप स्टार्ट कीजिएगा मेडिसिन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ये चैलेंजेस होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि अब हार्मोन एक्सट्रीम हो रहे हैं। पहले सर्ज था, अब एक्सट्रीम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर गेस्टेशनल डायबिटीज, बीपी, जिसको हम प्री एक्लिम्पशिया बोलते हैं, एक्लिम्पशिया, सीजर्स, कुछ इश्यूज होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 20 वीक्स के बाद से, 5 मंथ के। तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक क्या होती है, एडजस्टमेंट होता है, ग्रोथ भी मिड टर्म पहुंचती है और बॉडी भी और एनर्जी दे रही है, न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइकोलॉजिकल और इश्यूज होने होते हैं कि एडजस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टेज होता है, एक तरीके से देखा था एंजॉयमेंट स्टेज भी होता है, क्योंकि आपकी मॉर्निंग सिकनेस सबसाइड हो गई है और इतना हैवीनेस भी नहीं है, तो एंजॉय भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रूशियल लाइफस्टाइल, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, ताकि आप डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज और बीपी से बचे। यहाँ पर अगर कुछ इश्यू नहीं है तो होम्योपैथी की जरूरत नहीं है। अगर बीपी है या डायबिटीज है तो यहाँ पर आपको आपके गायनेक से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना, होम्योपैथी मेडिसिन इज नॉट गिव दैट सडन, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। डायबिटीज एंड बीपी नीड टू बी कंट्रोल। हमारी मेडिसिन सबसाइड हेल्प करेगी। उस केस में मैं इनको गायनेक के पास रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एलोपैथ एलोपैथ, yes, क्योंकि आपको सबसाइडन मिले, बिकॉज फॉर आस द पेशेंट इज मोस्ट
उसको कहीं से भी अच्छा इंप्रूवमेंट मिल रहा है, वी ऑलवेज टेल देम कि आपको यहाँ पर ये इंटरवेंशन की जरूरत है, यहाँ हमारी लिमिटेशन है, विच इज ऑनेस्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ट्राइमेस्टर, सॉरी थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या आता है, बैक एक बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्योंकि ब्लड पे प्रेशर आएगा, एंड अगेन मूड स्विंग्स बहुत हो जाएंगे क्योंकि हार्मोन पीक पे है। बिल्कुल। तो वहां पर जो पेशेंट है ससेप्टेबल हो जाएगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ससेप्टेबल हो जाएगी, बहुत इरिटेबल होगा, मूड स्विंग। यहाँ पर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है टू सबसाइड देयर मूड्स। एंगर है जो हमारी बेलोडोना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कंजेशन होते हैं जो उसमें हेल्प आउट करती है, ब्लड फ्लो में हेल्प आउट करती है। अगर सपोज कुछ ट्रोमेटिक इंसिडेंट होते हैं प्रेगनेंसी में, सपोज किसी की डेथ हो गई, कुछ इंजरी हो गई, तो उसके इम्पैक्ट ना पड़े मदर और बच्चे पे, वहां पर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। और इम्पैक्ट को सबसाइड कर सके उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो और बैकएक के लिए हमारी कॉल्शिकम हो गई मेडिसिन, हमारी काली काब हो गई, ये बहुत अच्छा काम करेगी। वीकनेस है, हमारे नर्व्स इश्यूज है, काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। एंड इस फेज में फैमिली सपोर्ट एंड योगा, इट इज वेरी गुड टू, आजकल प्रेगनेंसी योगा चल रहा है, बहुत अच्छा हेल्प करती है, तो स्मूथ प्रेगनेंसी। डिलीवरी में भी हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। अगर मसल्स को प्रिपेयर करना है डिलीवरी के लिए, थोड़ा रिलैक्स करना है, तो हम क्या क्या, कॉलोफाइलम, इट्स ए वेरी गुड मेडिसिन। तो इजी डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती है हमारी। और आर्निका बहुत अच्छा हेल्प करती है, तो रिलैक्स कर देती है, सर्कुलेशन बढ़ा देती है, तो बहुत अच्छा हेल्प करती है। पोस्ट डिलीवरी इंजरी होती है उसमें भी आर्निका हाइपेरिकम बहुत अच्छा हेल्प करती है, डिपेंड, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है ना। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम पे डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, उसी के हिसाब से होम्योपैथी हेल्प करती है। जैसे पोस्टमार्टम में मैंने ज्यादातर नोटिस किया है स्लीप डिप्राइव होते हैं हम्म और एनजाइटी बहुत ज्यादा होता है कि मैं बच्चे को कैसे संभालूं, उसकी ज्यादा एनजाइटी होती है, तो एग्जैक्टली। उसको डील कैसे करते हैं? ओके, तो पोस्टमार्टम में एज सच, जैसे हमारे पूरी प्रेगनेंसी में हमारे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बहुत पीक पे थे, डिलीवरी के बाद वो नीचे आना शुरू होंगे। हम्म अगेन बॉडी ड्रास्टिकल चेंज में जा रही है, हम्म प्लस एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बच्चे की है। हम्म एंड बच्चे एंड द किड नीड अस, बार बार फीड, नींद डिस्टर्ब होगी, ऑफकोर्स वो रहेगा, तो भी मॉम को लगेगा उसको पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ये बहुत ज्यादा वरी होता है यस कि मेरे उसको मिल्क से उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा, वो चिड़चिड़ क्यों कर रहा है। आसपास के लोग बोलेंगे कुछ तो आप अपना इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए लीजिए, बच्चे का पेट नहीं भर, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कारण होते हैं बच्चे के रोने के, राइट। तो उसमें जो मदर होती है वो एक गिल्ट डेवलप हो जाता है, मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही, प्लस उसकी स्लीप डिप्राइव हो रही है, तो उसका और स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो तो जो 2-3 हफ्ते बहुत डिफिकल्ट होते हैं बच्चे, मदर और बच्चे के एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद धीरे 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 जब वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेती है, तो उसके साथ में उसकी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है कि हाँ, उसको समझ में आ गया कि बच्चे को अभी ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इसलिए रो रहा है, भूख लग रही है तो इसलिए रो रहा है। और स्लीप वो अपना पैटर्न बना लेती है कि हाँ, मुझे वो अब यहाँ सोना है, और या फिर वो अपनी ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि ठीक है अभी मैं सो रही तो आप टेक केयर करना। तो एडजस्टमेंट में 2 हफ्ते लगते हैं, और वो 2 हफ्ते इज नॉर्मल की इरिटेबल होना। यहाँ होम्योपैथी का क्या होता है, अगर आपकी स्लीप डिप्राइव हो रही है ड्यू टू सम इश्यूज, देन मेडिसिन कम। बट बिकॉज ऑफ बेबी, अगर स्लीप के कारण आपको टायर्डनेस है, चिड़चिड़ हो रहा है, तब मेडिसिन काम करेगी कि आपके चिड़चिड़ को और माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर दे। तो अर्जेंटम बहुत अच्छा काम करती है, अर्जेंटम नाइट्रेटम। और मेट, एकदम से डिप्रेस हो जाना कि भाई पता नहीं क्या हो गया, मेरी लाइफ है भी कि नहीं है, राइट, तो यहाँ और मेट बहुत अच्छा था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये सब बहुत हेल्प करता है। एज ए पर्सनली आई फील कि हेमोपैथ में मैं नहीं गई, कभी कांटेक्ट नहीं की जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो आपके यहाँ पे कितने संख्या में लोग आ रहे हैं, मतलब हेमोपैथ ट्रीटमेंट के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर प्रेगनेंसी, ये कितनी संख्या है मतलब? ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मिथ्स है हाँ होम्योपैथी को लेके, प्रेगनेंसी को लेके बहुत मिथ्स हाँ है। कि होम्योपैथी सेफ नहीं है, प्रेगनेंसी में हेल्प करेगी नहीं हाँ करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम खुद ही बोल देते हैं कि यू गो एंड टेक एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे गैस्ट्रेशन, डायबिटिस और बीपी, उसके अलावा होम्योपैथी वेरी वेल मैनेज हम्म टू एवरी सिम्टम्स। चाहे कुछ इन्फेक्शन हो तो भी बहुत अच्छा काम कर लेती है। और ये फेथ पे डिपेंड करता है कि आजकल लोग का डेवलप हो रहा है फेथ होम्योपैथी पे। इवन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई टेक होल होम्योपैथी कोर्स। कोविड का टाइम था, आई गॉट इन्फेक्शन बट आई ट्रीट माई सेल्फ थ्रू होम्योपैथी मेडिसिन। इट इज वेरी सब्जेक्टिव अगेन, हाँ क्योंकि आई नो मेरे सिम्टम्स क्या है, मैं कैसे वर्क करूँ, क्योंकि यू आर फियर कि भाई
किस मेडिसिन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, देन यू नो कि दिस इज गोइंग टू बी मेडिसिन हेल्प मी आउट, इट गोइंग टू बी हेल्प। सो आई अप्लाइड ऑन माई सेल्फ एंड आई कॉन्फिडेंस, जिसको भी देती हूँ उसको भी हेल्प होता है। पोस्ट प्रेगनेंसी केस ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इनिशियली फर्स्ट मंथ के केस अच्छे आते हैं, जिसमें क्या होता है मॉर्निंग सिकनेस एंड ऑल। एंड जिसको रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है उसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। उसमें भी हमने बहुत सारे केस ठीक किए कि फर्स्ट 3 मंथ में रिकरेंट हाँ मिसकैरेज हो रहे हैं। हाँ। उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। द डे वन शी कंसीव्ड और बिफोर भी अगर 1 महीने पहले वो मेरे पास आती है, मैं कंसीव करना चाह प्लान कर रही हूँ, गिव सम मेडिकेशन एंड देन वी प्लान, एंड अच्छा रिजल्ट आता है और प्रेगनेंसी फुल टर्म चलती है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अभी केसेस इनफर्टिलिटी की भी काफी बढ़ रही है, तो वो केसेस भी हेमोपैथ से डील की जा सकती है? एग्जैक्टली यस। वो इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है? हम्म ओवुलेशन हम्म या पीसीओडी हम्म या आपके पार्टनर में? पहले कॉज फाइंड करते हैं। मेरे पास 3-4 केस है जहां पर स्पर्म मोटिलिटी के इश्यूज के कारण इनफर्टिलिटी हम्म है, एंड इट गिव मार्वलस रिजल्ट। जिसकी मोर्टेलिटी लेस देन 5% थी, 45% पहुंच गई, हम्म विच इज मोर देन नॉर्मल। हम्म तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड पेशेंट हैज कंसीव्ड। ओवुलेशन की क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी, उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। बिकॉज व्हाट होम्योपैथी डिड, उसका बेसिक फंडा है कि स्टिमुलेट योर बॉडी टू रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्मोन विच रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन फंक्शन। तो होम्योपैथी एज अ होल पर्सनैलिटी काम करेगी। वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स नहीं देते कि आपको हेल्प करे, वो बॉडी को स्टिमुलेट करती है। अभी ओवरी को स्टिमुलेट करेगी तो वो सर्टेन सेट ऑफ हार्मोन रिलीज करे एंड ओवुलेशन को अच्छी एग टाइप की क्वालिटी ऑफ एग को रिलीज करे। तो इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करती है, बट इट इज अगेन द होल मेडिकल टेस्ट सारे होने के बाद होने के। एंड एक सर्टेन टाइम का पीरियड में देती हूँ कि लेट्स ट्राई फॉर 3 to 6 मंथ। हम्म एंड साइड बाय साइड हम अपना टेस्ट भी कराते रहेंगे कि कितना इंप्रूवमेंट दिख रहा है। हमारा एएमएच, एंटी मुलेरियल हार्मोन, इट इज अ वेरी गुड हार्मोन फॉर जस्टिफाइंग द एग की क्वालिटी क्या है, वो कितना इंप्रूव हो रहा है। एंड रिजल्ट ऑलवेज ऑन द पेपर, इट्स नॉट जस्ट वर्बल कि हम्म नहीं चल रहा है, नहीं, पेपर में रिजल्ट आता है कि हाँ अच्छा वर्कआउट कर रही है, एंड थ्रू इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। मतलब इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट हेमोपैथ से हम करा सकते हैं? एग्जैक्टली, इफ वी हैव अ कॉज, अगर कुछ कॉज ही नहीं है और इनफर्टिलिटी है तब फिर वो लोग आईवीएफ आईयूएफ जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि बिकॉज ऑफ दिस कॉज इट इज इंटरप्टिंग टू बीइंग कंसीव, तो होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती जैसे कि कॉस्टली भी बहुत आती है है। इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो हेमोपैथ में कॉस्टली है या फिर उसको इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, cost- इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज जो अप्रोच होता है होम्योपैथी का, अगर मैं मेरा बोलूँ तो हमारा होलिस्टिक होता है। इट इज नॉट ओनली मेडिसिन, इट इज डाइट, इट इज लाइफ स्टाइल प्लस योर फूड। हम्म जो आप एक्सेस फूड लेते हैं अपने नेचुरली स्टोन को बढ़ाने के लिए, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, तो इट इज होलिस्टिक अप्रोच। तो मैं नहीं बोलूंगी बहुत कॉस्टली होता है कंपेयर टू एलोपैथी, बहुत हमारा रीजनेबल होता है होम्योपैथी का। हाँ। अ, ये प्रेगनेंसी की बात करें तो उस टाइम पे डाइट बहुत फ्लक्चुएट करता है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, ऊपर से आपको शुगर की भी शिकायत आती है, थायराइड की आती है, तो उस टाइम पे हम कैसे एक डाइट प्लान करें? जैसे आपने बोला गेस्टेशन डायबिटीज। डायबिटीज हो जाती है, तो उस टाइम में हम डाइट कैसे प्लान करें ओके, और सबके? तो भी उस केस में क्या होता है कि जैसे सपोज आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? तो प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन होते हैं, दे आर एक्सपर्ट ऑन दैट, कि इस टाइप के न्यूट्रिशन से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं अगर आप डायग्नोस हो गए तो। और अदरवाइज आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मल्टीविटामिन, आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, विटामिन डी के सप्लीमेंट्री देते हैं हम लोग। तो डाइट में कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, तो इस टाइप के जो न्यूट्रिशन होते हैं, डाइटिशियन होते हैं जो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, वहां पर मैं मेरे पेशेंट्स को रेफर करती हूँ कि गो एंड टेक अ प्रॉपर डाइट। एंड अगर देखा जाए तो जनरल एस्पेक्ट में हम वेजिटेबल्स, फ्रूट इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, साथ में फाइबर डाइट, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, एंड पानी खूब सारा पीना। मेडिसिन, सॉरी, वाटर इज द सेकंड मेडिसिन, हम्म क्योंकि जितना आप हाइड्रेट रखेंगे आपकी बॉडी में, आपको प्लेसेंटा इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है ना, तो वो उतना उसका हेल्प आउट करेगा, आपकी बॉडी को स्ट्रेस रिलीव करेगा। तो वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। और क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? जैसे हम हमारे बड़े लोग कहते हैं कि पपीता नहीं खानी चाहिए, पपाया, तो ऐसे कुछ है कि नहीं खानी चाहिए या उसको कंप्लीटली प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करें, जिससे आपके हेल्थ पे और आने वाले बच्चे के हेल्थ पे भी
अफेक्ट ना करे। एक्चुअली ये एक कंसेप्शन भी है और एक मिथ भी है, हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, एक सर्टेन स्टेज, जैसे आप पपाया जब होता है अनराइप होता है, हम्म पका नहीं होता, कच्चा पपाया हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जो इंटरप्ट कर सकता है ग्रोथ के लिए। हम्म तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर पपाया आपका पका हुआ है, राइप है फुल्ली, तो आप एक दो स्लाइस खा सकते हो, एक स्लाइस एक खा। दो स्लाइस। यस। कोई भी हाँ। चीज एक्सेस नहीं खाना चाहिए क्योंकि इट इज वेरी हैवी फूड। हम्म। तो वो ब्लोटेडनेस आपको लाके देगा, तो एक स्लाइस इज सफिशिएंट आफ्टर इट इज राइप्ड। और आपके एक सर्टेन वीक के बाद आप अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि जब मिथ होता है ना, तो साइकोलॉजिकल भी उसी तरीके से काम करती है। अरे जी। ये है, मैंने खा लिया तो कुछ होगा तो नहीं, और नहीं भी होने होगा, बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस इट स्टार्टेड। तो पहले तो ये मिथ को हटाना है कि इससे कारण से कुछ नहीं हुआ है, हम्म। ऐसा है। पोस्टपार्टम पीरियड में डिप्रेशन का होना आम हो जाता है। हम्म। उसमें बेबी ब्लूज क्या है, ये मैं नया टर्म सुन रही हूँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। ये दोनों सेम है या डिफरेंस है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है, जैसे हमने बोला कि फर्स्ट 2 वीक बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हम्म मदर के लिए भी और बॉडी के लिए भी, बिकॉज हार्मोन डिक्लाइन फेज में होते हैं। हम्म मदर के लिए न्यू एनवायरमेंट होता है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसकी प्रेगनेंसी कैसी भी हो, कहीं ना कहीं इशू तो होते ही हैं एंड ट्राइमेस्टर तक। तो जब बेबी आता है तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूवमेंट, कैसे हैंडल करूँ, कैसे टेक केयर करूँ, हार्मोन स्वर्स, मूड स्विंग, फीडिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड स्लीप डिप्राइवेशन। तो फर्स्ट 2 वीक्स वर कंप्लीटली मूड स्विंग्स, इरिटेबल एंड डिप्रेस होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है, दैट इज कॉल्ड बेबी ब्लू। हम्म ठीक है, बिकॉज समथिंग कम्ड इनटू लाइफ एंड देन सडन चेंज। हम्म ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म है। डिप्रेशन इज व्हेन दिस सिम्टम एक्सटेंड मोर देन 2 वीक और ये सीवियरिटी की तरफ चले जाए। फ्रीक्वेंट रोना, चुप रहना, होपलेस हो जाना, वर्थलेस फील करना, और अकेला फील करना। ऐसा फील करना कि मतलब कि अभी कुछ है ही नहीं लाइफ में। समटाइम्स अपने को हार्म करने वाली टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, बेबी को हार्म करने की। सो दैट इज समथिंग नीड टू बी एड्रेस। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसको बोलते हैं, जो एक क्लिनिकल इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है थ्रू थेरेपी। एंड मेरे पास इस टाइप के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, बिकॉज उस समय फीडिंग का टाइम होता है। तो अवॉइड करते कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन का ना, तो दे प्रेफर होम्योपैथी, जहां पर मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी नहीं हो, थ्रू थेरेपी चीजों को अंडरस्टैंड भी किया जाए, एंड मेडिसिन से इसको एड्रेस भी किया जाए। इफ यू अलाउ मी, आई गिव 2 मेडिसिन नेम जो बहुत अच्छा है। एक सीपिया। प्लीज प्लीज। सीपिया बहुत अच्छा मेडिसिन काम करती है, जो इनडिफरेंस आ जाता है अपने और बेबी के बीच में, कट ऑफ फील कर देते हैं, तो सीपिया इज वेरी गुड। नाइट्रोम्योर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, जहां पर पेशेंट को लगता है लाइफ इज कंप्लीटली मैस होने वाली है। हम्म। और कोई, जैसे आजकल हम लोग वर्किंग वुमेन है, और कोई एम्बिशियस वुमेन, उसको लगता है कि बेबी आ गया तो एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बहुत ज्यादा मुझे अपने करियर से दूर होना पड़ेगा। इस केस में आपकी अर्जेंटम बहुत अच्छा काम करती है। एंजाइटी डेवलप हो जाती है, कैसे हम्म फॉलो करूंगी मैं, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करूंगी। तो फ्यूचर की सोच सोच के भी ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। इस पे होम्योपैथी बेस्ट काम करती है, विद आई वुड से 95% अच्छा रिजल्ट आता डॉक्टर का सजेशन ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स ना करें फर्स्ट टाइमेस्टर है। में। तो वो कितना एक मदर के लिए हेल्पफुल है और बेबी के लिए हेल्पफुल है, कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सही है या नहीं करना सही है? इट इज अगेन सब्जेक्टिव, हम्म क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ आपका बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहुत अच्छा सा आपको सारी मेडिसिन आपकी स्टार्ट होगी, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, इनिशियली डॉक्टर एडवाइस नॉट टू गो फॉर, बिकॉज इट इज इनिशियल स्टेज, जब बेबी अपना ग्रिप बना रहा होता है यूट्रस में, राइट। एक काइंड ऑफ पूरा बॉडी बहुत टेंडर होती है, एग्जॉस्टेड होती है। तो उस टाइम पे इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि दैट मे लीड टू मिसकैरेज जी। समवेयर, that may lead to somewhere unsatisfaction, कि it is very painful, क्योंकि आपका यूट्रस जो ऑस होता है सर्वाइकल, वो क्लोज हो रहा होता है, तो इट्स वेरी पेनफुल। तो इट लीड सम अदर काइंड ऑफ इश्यूज ऑल्सो, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ इज वेरी सेंसिटिव। तो जनरली एडवाइस किया जाता है कि अवॉइड फर्स्ट 3 मंथ, आफ्टर दैट यू कैन हैव इट, इवन 9th मंथ तक भी अगर इफ यू आर ओके विद दैट you can go for it, but first 3 month is body preparing for something new, and so you need to be take a kind of precaution. ओके। अगर हम स्ट्रेस की बात करें और मदर अभी बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट होती है, हम्म। तो ये सब का असर माँ पे कितना पड़ता है और बच्चे पे कितना पड़ता है? इससे क्या निकल के आता है रिजल्ट? अगर स्ट्रेस में मदर जाए तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है? अगर बच्चा और बच्चा नहीं, मदर बोले, क्योंकि मदर को ही स्ट्रेस होता है, वो इनडायरेक्टली बच्चे के पास पहुंचता है।
अगर माँ स्ट्रेस में है या कोई भी साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम हो रही है, मे बी डिप्रेशन, एंजाइटी, तो होल प्रेगनेंसी कैन सफर। हम्म, क्योंकि स्ट्रेस क्या काम करता है, आपके हार्मोन्स को फ्लक्चुएट करेगा, हम्म, बिकॉज बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर सर्च प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। लेकिन जब स्ट्रेस, कॉर्टिकोल हार्मोन जो होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, कैटेकोलाइन, ये ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन, ये क्या काम करते हैं, बॉडी के हार्मोन को डिस्टर्ब करेंगे फर्स्ट। सेकंड, बच्चे के अंदर जाके ग्रोथ डेवलपमेंट में इश्यूज करेंगे, जैसे हमने अभी आगे डिस्कस किया ऑटिज्म एंड एडीएचडी, हम्म, बिकॉज ऑफ दैट इम्पेयरमेंट इन द ब्रेन ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफ डेवलपमेंट, हम्म, क्योंकि स्ट्रेस के कारण होता है। तो यहाँ से प्रॉब्लम ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चे की आती है, प्री टर्म बच्चा होता है वो भी है, और मिसकैरेज। ये तीन चार इशू जो होते हैं वो बच्चे के ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, लो वेट बहुत कॉमन है। ये तो बच्चे पे हो गया। मदर पे इम्पैक्ट क्या होता है कि वो पूरी प्रेगनेंसी में अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती, जो सिम्टम्स उसको मीडियम होने चाहिए वो एग्रवेट हो जाते हैं। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, डे 1 में उसको थायराइड डिटेक्ट हो गया, तो हम्म, फ्रॉम द होल प्रेगनेंसी शी हैज टू टेक थायराइड मेडिसिन, जी, बिकॉज वो मैनेज नहीं कर पा रही है। गेस्टेशनल डायबिटीज, हम्म, फूड मैनेजमेंट नहीं हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो डायबिटीज बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है। हम्म, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको आ जाती है। समटाइम पोस्टपार्टम ब्लीडिंग एक्सटेंड हो जाती है, जी बिल्कुल, इन्फेक्शन आ जाते हैं बॉडी में, हम्म, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट मैनेजिंग द योर स्ट्रेस लेवल, इट इम्पैक्ट द हार्मोन, इट इम्पैक्ट द मशीन जो काम कर रही है, तो फिर वो स्लो हो जाएगी। और हमारी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, वो बॉडी की ग्रोथ में, बेबी की ग्रोथ में हेल्प करेगी, मिल्क डक्ट फॉर्म करेगी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन शोल्डर की तरह काम करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा प्लेसेंटा को पूरे 9 मंथ तक, कि इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, हम्म, अच्छे से सारा काम हो जाए। यूट्रस को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आपकी जो ग्रोथ हार्मोन है जो एस्ट्रोजन में हेल्प कर रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आई, तो ऑफकोर्स पूरी प्रेगनेंसी अनबैलेंस हो जाएगी। फिर आपको एक्सटर्नल मेडिकेशन लेना पड़ता है, एक्सटर्नल हार्मोन लेना पड़ता है। आप देखते होंगे कि प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लग रहे हैं किसी किसी को, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है बॉडी। हम्म। तो ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती है, तो डायबिटीज और थायराइड तो चलती रहती है। एक इशू कॉमन आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हम्म। बीच में ही, हम्म। मतलब 6 मंथ में, 7 मंथ में, हल्का सा ही लेकिन ब्लीडिंग होती है। हम्म। तो इस केस को कैसे हैंडल किया जाए? ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लीडिंग हो जाना हम्म, मतलब प्लेसेंटा धीरे धीरे डिटैच हो रहा है। हम्म, ब्लीडिंग मतलब प्लेसेंटा यूट्रस से या ब्लड सप्लाई में इंजरी हो जाना। ठीक है, हम्म, जो ब्लड है वो इंजर्ड हो जाना और ब्लीडिंग होना, हम्म, दैट इज बिकॉज ऑफ सम फ्लक्चुएशन इन प्रोजेस्टेरॉन। हम्म, इट कुड बी एनी रीजन, हम्म, लेट्स टेक इट सेस, राइट। तो उस केस में क्या होता है, जब भी ब्लीडिंग होती है तो पहले डॉक्टर फाइंड आउट करेगा अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी में कि इशू है क्या, इट हम्म, इज इनसाइड और आउटसाइड। तो हम्म, जैसा होगा तो फिर वहीं से भी प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन स्टार्ट होंगे टू सपोर्ट दैट न्यू फॉर्मेशन, ब्लड सप्लाई फॉर्म करना, प्लेसेंटा को थोड़ा सा और प्रोटेक्ट करना थ्रू प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर ये इंटरवेंशन अप्लाई करना पड़ता है। और मदर को फिर बेड रेस्ट, कि आप टिल 9 मंथ तक बेड रेस्ट कीजिए, कोई हम्म, काम मत कीजिए। दैट समवेयर और थोड़ा उसके लिए हेक्टिक हो जाता है कि लेटे रहना, फिर वो नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग से अगर आप मेजरमेंट रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपका मेंटल वेलबींग, तो आप देखोगे आपकी प्रेगनेंसी बहुत फ्रूटफुल जाएगी। इट इज अ जर्नी टू एंजॉय। हम्म, आप एक न्यू चीज को ग्रोथ कर रहे हो, आप एक हम्म, बेबी को लेके आ रहे हो। सो अगर आप खुश होगे तभी आप उसको खुश कर पाओगे। आप अब जैसे आपने मुझसे पहले पूछा कि आजकल बच्चे बहुत गुस्से रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, हम्म, खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते छोटी छोटी हम्म, चीजों से। हमारे जमाने में डिफरेंट होता था, हाँ, क्योंकि माँ बहुत सेटिस्फाई होनी चाहिए। मुझे ये भी पाना है, मुझे उसने ये क्या कर लिया, कंपैरिजन, स्क्रिपिंग, कंप्लेन, ये तीन चीज जो अक्सर हम अपनी काउंसलिंग में देखते हैं, ये पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करती है। और स्पेशली जब आप मदर बनने वाले हैं, तो ये सारी चीजों को एक टाइम के लिए अपना ये इसको साइड कर दो। लेट्स फोकस योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेबी का तो अपने आप हो ही जाएगा, बिकॉज मदर नेचर इज देयर टू हेल्प देम। हम्म, बट हमें अपनी पूरी एज अ मदर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डे 1 जब वो कंसीव करती है तो ही शुरू हो जाती है, हम्म, कि हम जिसको लेके आ रहे हैं वो इस लाइफ में अच्छा रहे, हेल्दी रहे, और उसको अच्छे से इसकी बिगनिंग हो। ये पूरी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लस उसके आसपास जो लोग रहते हैं हम्म। उसको भी मदर को उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। तो एक मदर बनने की तैयारी जो हो रही है, उसके लिए आप एक होलिस्टिक, हम्म। एक
प्रॉपर ओवरव्यू हम अगर देखें, लास्ट क्वेश्चन अगर हम ले, तो इसको हम कैसे देखें और क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि मेंटली, फिजिकली, एज ए होम्योपैथ डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट, तो आप एक मदर को क्या सजेशन देना चाहेंगी और कैसे वो इम्प्रूव करे अपने आप को, अपने बच्चे के लिए, लाइफ के लिए? डे वन जब उसे पता चला वो कंसीव है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेट्स डिस्कस, लेट्स शेयर कि हमारी जर्नी कैसे होने वाली है विद योर पार्टनर, हम्म। और प्लान करते हैं। आई नो प्लानिंग समटाइम नॉट वर्क, बट समवेयर प्लानिंग प्रिपेयर्स यू यस। कि भाई अगर चलो ये होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। हाँ। कि हमारी जो ट्राइमेस्टर्स है, रोल ऑफ द फैमिली, रोल ऑफ द अदर रिलेटिव्स, तो मुझे कितना इम्पैक्ट होना चाहिए, मुझे कैसे प्लान करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मुझे क्या क्या टेक केयर, मेरी डाइट, मैं न्यूट्रिशन से कंसल्ट करूँ, मैं प्रेगनेंसी योगा वर्कआउट करूँ, मैं अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करूँ, और मैं अपना मी टाइम दूँ। ये एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतना वर्कआउट करे। आसपास के जो लोग रहते हैं, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर है या हस्बैंड, दे हेल्प टू बी प्रैक्टिकल अप्रोच कि चलो ठीक है हम आपको घर में हेल्प कर देते हैं, कुकिंग में हेल्प कर देते हैं, हम आपके बाकी चीजों में। सो इट इज गिव अ काइंड ऑफ सपोर्ट कि चलो ठीक है मुझे फिजिकल सपोर्ट भी मिला है, बिकॉज जैसे कंसीव करते हैं अ वुमेन हैज लाइक घर का भी संभालना है, ऑफिस भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, अगर कोई दूसरा बेबी है तो उसको एक ओवरबर्डन और ओवरवेलमिंग फीलिंग आ जाती है। अगर हम इस चीज को इनिशियली एड्रेस कर लेते हैं कि डोंट वरी वी मैनेज टुगेदर, तो एक पहला रिलीफ उसको वो मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब आपको पता है कि हम कंसीव करें, कि हमारी जगह हमारी कुछ पहले से इशू है, लाइक वी आर प्री डायबिटिक या डायबिटिक या कोलेस्ट्रॉल, तो पहले उसको एड्रेस करते हैं कि वो आगे ना बढ़े, तो आपके गायनिक से या आपके डॉक्टर से उस चीज पे वर्कआउट करें कि हाँ ये मुझे आगे जाके इशू ना हो। तो हेल्थ कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते तो आपके सोशल स्टेटस कितना मिल रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, कितना खुश है, और ऐसे लोगों की कंपनी में चाहिए जो आपको खुश रखें। और फैमिली मेंबर के सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहती हूँ कि सपोर्ट करें इसे, इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी इज फुल ऑफ फ्लक्चुएशन, रोलर कोस्टर जर्नी है, कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा, लेकिन सपोर्ट कि ओके इट्स ओके, यू आर देयर, वी आर देयर एंड हेल्पिंग अस। और अगर सपोज इम्पोर्टेंस कि उसकी हर एक छोटी सी इमोशन को एड्रेस किया जाए, आई फील टायर्ड, तो ऐसा नहीं यार तुम तो रोज बोलती हो ऐसा, राइट? तो इट इज लाइक कि यार है तभी बोल रही हूँ, अगर आप उसको लेट्स ओके कोई बात नहीं आप रेस्ट करो, आपको जो बोलो मुझे मैं कर दूं, तो एक छोटा सा इमोशनल कनेक्ट बहुत हेल्प करता है, तो विच इज कॉल्ड इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ही फील कराता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट है और हमारे आने वाला भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अगर एक जर्नी स्टार्ट होती है, लेट फील सम इम्पोर्टेंस तो पर्सन जो एक्चुअली फैमिली हमारी एक्सटेंड हो रही है, तो ये मैं बोलूंगी। दूसरा, हम अच्छे जर्नल्स पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस, जैसे कि फर्स्ट टाइम मदर्स होती है, क्या होता है, कुछ डर भी होता है कि अरे ये हो रहा है तो बार बार डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। लेट प्रिपेयर फॉर सेल्फ कि क्या नॉर्मल है क्या एब नॉर्मल है, तो उसकी एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को जर्नल लिखने के लिए बोलती हूँ। आजकल तो बहुत अच्छे जर्नल्स आते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, कि डे वन यू कंसीव, राइट योर इमोशंस, बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं, बहुत हाँ। सारे वो होते हैं, और आप डे 40, वीक 40, एंड देन यू सी कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रही है, जी। एंड व्हेन यू गो थ्रू फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी कि कितना फ्रूटफुल रहा है, एंड दैट गिव्स अनदर फीलिंग कि यार मैंने सब कुछ नोट करके रखा है, एंड मैं अपने बच्चे को दिखाऊंगी कि सी दिस इज आवर जर्नी टुगेदर। दिस इज वेरी गुड। मतलब अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं जरूर करती। और मैं अभी फील कर रही हूँ कि हाँ, उससे होता ये कि अगर मैं कुछ फील कर रही हूँ, अगर एक्सप्रेस करने के दौरान भी हमें आंसर मिल जाता है। एग्जैक्टली, आप वो लिख रहे हो हाँ। कि आज मुझे ऐसा फील हुआ, जरूरी नहीं हर कोई हमेशा आपके आसपास होगा वो शेयर हाँ। करने के लिए, हाँ। तो आप अपने आप को पार्टनर बना लेते हो, आपकी डायरी को पार्टनर बनाते हो, आज मुझे एक्सेस ऐसा हुआ, तो शायद ये कारण हो सकता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेबी, यू आर ओके, आई हाँ। एम विद यू, डोंट हाँ। वरी। तो एक जो कनेक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है, हाँ। हाँ। वो वहीं से डेवलप होता है जब आप खुद से बात करते हो। और बेबी एज सुन एज हार्ट बीट कम, इट स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू, यस। और वो कनेक्शन अंदर से आता है, और वो जब आप फील करते हो तो और बढ़ जाता है, ऐसा होता है। दैट्स गुड। और अभी एक चीज आपने बोला, फैमिली की बात कर हम्म। रही थी, तो एक फैमिली जो होती है वो मदर को कभी कभी ये फील कराती है बच्चे के लिए खा लो। ये मैंने बहुत सुना है। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए तुमको ये नहीं करना है, तुमको उधर नहीं जाना चाहिए, घूमने नहीं जाना चाहिए, हम्म। प्रेग्नेंट हो, फुली प्रेग्नेंट हो, तुम अभी रेस्ट करो,
तुमको ये नहीं खाना है, तुम बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट अबाउट मदर? ओके, इसमें क्या होता है कि ना एक होता है प्रेगनेंसी गाइडिंग, ठीक है ना। गाइडिंग अच्छा रहता है कि चलो आप सजेशन दे रहे हो, आप बता रहे हो कि वो उनका एक्सपीरियंस है, जो हमारे एल्डर्स होते हैं घर पे, कि भाई ऐसा मत करो, इससे ये हो सकता है। लेकिन वो गाइडिंग जब एक्सेस हो जाती है तो वो सफोकेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अभी बाहर घूमना नहीं चाहिए, आप इट इज हाईली, जैसे सपोज 9th मंथ में रेस्ट करो, घर पे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना एक्टिव रहोगे, आपकी बॉडी, आपकी पेल्विक मसल उतना ही अच्छा, ग्रीसिंग जिसको बोलते हैं वो होता है। तो जितना आप एक्टिव रहोगे उतना अच्छा है। और खाने पीने में क्या ना, बहुत मिथ्स होते हैं कि आपको 2 का खाना चाहिए, आपका भी और बेबी का, पर ऐसा नहीं है। यू हम्म। जस्ट नीड 300 एक्स्ट्रा कैलोरी, दैट्स इट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा। तो 2 के खाने से आप अपना वेट बढ़ा रहे हो, हम्म। अपना डायबिटीज को प्रोन कर रहे हो, और अपना हम्म। बीपी भी बढ़ा रहे हो। तो हम्म। डाइट हैज टू बी हेल्दी, has to be full of all balanced diet and plus lot of water। तो 2 का खाने की जरूरत नहीं, बस 300 एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, जो आपकी बॉडी को चाहिए बस। और एक और मिथ मैं आपको शेयर करूंगी। लोग बोलते हैं कि केसर लो, बच्चा गोरा हाँ, होगा। गोरा होगा, नारियल पानी पियो गोरा होगा। तो दिस इज कम्प्लीटली मिथ। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब जीन्स पे डिपेंड करता है कि क्या जेनेटिक्स है, तो उस पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केसर के दूध पीने से बच्चा गोरा होता है या नारियल पानी पीने से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर साथ में अगर हम ले कि उस टाइम में हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हम्म, हम्म। तो वो कितना इफेक्टिव है? मंत्र उच्चारण, पूजा करना, और गर्भ संस्कार की जो अभी बहुत ज्यादा ही बात चल रही है, तो वो कितना हमें एक आने वाले बच्चे को और मदर के माइंड को हम्म। कितना पीस करता है? ओके, अगर हम गर्भ संस्कार की बात करें, आजकल बहुत चल रहा है, एप्स हो गए, बुक्स हो गए। हम्म। मेरा मानना क्या है कि यू नीड अ पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ। हम्म। वो एनर्जी किसी फॉर्म में हो, जी। आप किसी भी रिलीजियस को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, हम्म। जब आप सैड होते हो, फील होते हो, आपको उस पॉजिटिव एनर्जी दिखती है। हम्म। ठीक है। तो अगर आप उसको इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट, पूजा करके, मंत्र करके, या उनके सामने बैठ के आपको बहुत एनर्जी मिलती हो, दैट इज द बेस्ट वे। आप उसे किसी फॉर्म में कर रहे हो, तो अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी से जितना अच्छा कनेक्शन होगा, उतनी आपकी होप बढ़ेगी, उतनी हम्म। आपको हैप्पीनेस होगा कि ही और शी इज देयर विद मी, शी इज गोइंग टू बी हेल्प मी आउट। तो हो प्रेगनेंसी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बच्चे पे भी इम्पैक्ट करती है, उसको वो ट्रस्ट डेवलप होता है। आजकल ट्रस्ट इशू बहुत होते हैं, आप देखते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इनसिक्योरिटी बहुत होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब माँ कॉन्फिडेंस होगी कि एवरीथिंग इज ओके, दिस एनर्जी, जो भी भगवान को हम मानते हैं, इट इज अ पॉजिटिव एनर्जी हेल्पिंग मी आउट, दैट गोइंग टू बी गिव अ लाइट, अ चेन ऑफ ट्रस्ट, अ चेन ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसलिए गर्भ संस्कार आजकल बहुत है कि अपने आप को नेगेटिव चीज से दूर रखो, ये मंत्र सुनो, या फिर ये बुक्स पढ़ो। इन शॉर्ट दे वांट टू से just have positive, just have that positive energy, so that आपके बेबी को साइकोलॉजिकली वो पॉजिटिव एनर्जी मिले कि वो फेस कर सके लाइफ के चैलेंजेस को। अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट ही शुरू हुआ एलोपैथ से। हम्म, उसमें जो भी है कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड, ऐसे आगे बढ़ता चला गया। हम्म, लेकिन हम कभी हेमोपैथ के लिए अप्रोच नहीं किए, कभी सेकंड थॉट नहीं आया कि हमें उधर भी जाना है। हम्म, तो अ, आप जैसे आपकी हमने बात की, डिस्कशन की, उसमें बहुत चीजें हमने समझा है। हम्म। तो आप क्या क्या देखती हैं, क्या क्या करती हैं, क्या कैसे सुझाव देती हैं, और एक हेमोपैथ डॉक्टर कैसे डील करता है पूरा प्रेगनेंसी को? अगर जैसे किसी फीमेल को पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ऑफकोर्स पहला अप्रोच ये होता है, गायनेक के पास जाते हैं, हाँ। सारा चेक करते हैं सब हम्म। कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। गायनेक इज डीलिंग विद ऑल द मेडिसिन पार्ट एंड टेस्टिंग वाला पार्ट। अगर हम्म। सपोज कोई फीमेल मेरे पास आई और उसने मुझे सारा वो बताया कि कंसीव, तो हमारा भी पहला होता है कि सप्लीमेंट इज वेरी एसेंशियल पार्ट, वो दोनों में चलता है, होम्योपैथी एंड एलोपैथी में। पॉइंट यहाँ डेवलप होता है कि हम मैनेज कैसे करें होल हम्म। प्रेगनेंसी के हार्मोन सर्ज को। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा मैनेज करती है। मिथ है कि होम्योपैथी काम नहीं करती, या कुछ इम्पैक्ट नहीं आता, या कुछ इशू क्रिएट कर सकती है। ये मिथ बहुत गलत है। हम्म। अभी लोग अवेयर हो रहे हैं कि होम्योपैथी प्रेगनेंसी में बहुत सेफ है और एक्चुअली वर्कआउट करती है। हम्म। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे क्लिनिक में मैंने देखा है कि पूरी होल जर्नी हमने होम्योपैथी से निकाली, बट वी अलाउ
टू गो एनरोल इन हॉस्पिटल ऑल्सो। तो प्रेगनेंसी में आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वो केस हिस्ट्री देखते हैं। सो एक फॉर्मेलिटीज जो होता है गायनिक के साथ आपका रिलेशनशिप, वो होना बहुत जरूरी है, सो दैट आपकी डिलीवरी स्मूथ हो, बिकॉज गायनिक हैज टू नो योर मेडिकल हिस्ट्री। तो एक वो बाकी वी मैनेज ऑल एवरीथिंग लाइक फ्रॉम ट्राइमेस्टर 1 से लेके थर्ड तक। तो आर क्लिनिक, स्पेशली माई क्लिनिक अगर मैं अपनी बात करूँ, तो इस क्लिनिक में हमारा होलिस्टिक अप्रोच रहता है, फ्रॉम डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन इफ नीडेड। कोई इमरजेंसी या कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, देन वी स्टार्ट मेडिसिन। और मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स वी एड्रेस द मेंटल हेल्थ। तो उस पूरी प्रोसेस में उसको एक होलिस्टिक अप्रोच मिलता है कि उसको डाइट भी केयर हो रही है, उसकी लाइफस्टाइल भी बेटर हो रही है, उसकी प्रेगनेंसी को भी स्मूथ चल रहा है। प्रॉपर टेस्ट जो होते हैं प्रेगनेंसी के, जो भी हमारे सोनोग्राफी होते हैं, ड्रॉपलेट टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, टाइम टू टाइम कराते हैं, एंड देन इट इज वेरी स्मूथ जर्नी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सम टाइम हमेशा कुछ भी इशू है तो हार्मोन सर्च लेना पड़े या हार्मोनल मेडिसिन लेना पड़े। होम्योपैथी से भी मैनेज हो सकता है। इट इज अबाउट हाउ यू ट्रस्ट इन होम्योपैथी। इन माई क्लिनिक, टचवुड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ वे, पेशेंट ट्रस्ट करते हैं और उनको रिजल्ट भी आता है और पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ होती है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी दे ऑल्सो कम कि हमें ये पोस्टमार्टम इन्फेक्शन हो रहा है या हमें फीडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती और ये यहाँ पे मैं रोकूंगी कि आपका क्लिनिक कौन सा है और उसका नाम क्या होगा। है। मेरे क्लिनिक का नाम है दीप होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी क्लिनिक। तो वी डीलिंग बोथ होम्योपैथी पार्ट एंड साइकोलॉजी क्लिनिक। तो इस क्लिनिक पे आपको होलिस्टिक अप्रोच मिलता है, इट्स नॉट जस्ट गिव मेडिसिन और खत्म नहीं, इसमें आपकी लाइफस्टाइल को एड्रेस किया जाएगा, स्ट्रेस को एड्रेस किया जाएगा, एंड मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेगनेंसी का ओवरऑल। तो एड्रेसिंग एवरीथिंग एंड मेक इट स्मूथ हैप्पी जर्नी इज द मोटो ऑफ आवर क्लिनिक। एक हेमोपैथ तो डॉक्टर है हमारे पास, लेकिन अफोर्डेबल है क्या? क्या आप अफोर्डेबल हो? एग्जैक्टली मैं हमारा जो ट्रीटमेंट है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो मेडिसिन की ओनली चार्ज होती है, लाइफस्टाइल टिप्स डाइट आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ मेडिसिन चार्जेस होते हैं। अगर आप काउंसलिंग की बात करते हैं, काउंसलिंग डिफरेंट अप्रोच होता है, क्योंकि उसमें ना यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड द ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि काउंसलिंग कैसे प्रोसीजर होता है, तो इनिशियली एक इंट्रोडक्शन सेशन होता है जहां पर हमें समझ में आता है प्रॉब्लम है क्या, उसे कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद वी डू एनालिसिस एंड देन वी डिसाइड कि दिस थेरेपी नीडेड दिस सेशन। हम्म। तो एक प्रॉपर प्रोग्राम होता है, एंड दैट होल प्रोग्राम इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव, जहां पर आपकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ विद सेशंस इंक्लूडिंग, और हर सेशन में 10 या 15 दिन का गैप होता है। तो आपको लगेगा कि इट इज नॉट लाइक कि वन टाइम जाके इतना पैसा दिया और कुछ फायदा नहीं है। जब आप जाते हो तो आपको समझ में आता है कि व्हाट आर वी आर टेकिंग। और हाँ, ये एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, इट्स जस्ट नॉट टॉकिंग, राइट। तो जब अप्रोच स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, टास्क होती है, एक्टिविटीज होती है, एक सेट ऑफ थेरेपी सेशन डिजाइन होते हैं आपकी प्रॉब्लम को देख के, एंड बाय द एंड ऑफ द प्रॉब्लम थेरेपी जब आप आते हो तो आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म। एंड वी एंड अप द थेरेपी सेशन बाय गिविंग अ लाइफ टाइम कुछ टिप्स, कुछ नोट्स, जो आपको आगे टचवुड कभी जरूरत नहीं पड़ेगी थेरेपी की, अनटिल अनलेस बहुत ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंजेस या कुछ हो। अदरवाइज माई थेरेपी आई गिव ऑल द प्रैक्टिकल अप्रोच टू डील विद योर प्रॉब्लम, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे लाइफस्टाइल या लाइफ कोचिंग हो। तो हेयर इट इज होलिस्टिक अप्रोच विद चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस, changing your lifestyle, and changing your approach towards seeing other people. This is all about therapy. So it is very much cost effective. मीन्स अवेलेबिलिटी भी है और हाँ जी, अफोर्डेबिलिटी भी है, yes. तो एक्सेसिबिलिटी भी कर ही लेते हैं। Yes. जी बिल्कुल। हमने अभी पूरी डिस्कशन मैटरनिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड केयर पे बात की, लेकिन एज ए यू हेमोपैथ डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट, तो आपका क्या क्या एरिया है जो आप कवर करते हैं, देखते हैं? एज अ होम्योपैथी मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ओवरऑल हमारा आजकल होम्योपैथी का अब्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू फिजिकल हेल्थ, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, होम्योपैथी वर्क लाइक अ वंडर। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनकी बीपी की मेडिसिन हमने टेपर ऑफ कराई है। इट स्टार्टेड फ्रॉम एक्स वाई जेड फैक्टर, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहले टेपर ऑफ हुई, फिर हमारी होम्योपैथी से स्टार्ट हुई, हमारी भी टेपर ऑफ कर दी। नाउ द पर्सन इज लिविंग विदाउट मेडिकेशन। तो जब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको बीपी डायबिटीज, उसको हम मेडिसिन फ्री कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी स्टिमुलेट करती है एज अ पर्सनैलिटी आपके ट्रीटमेंट को। और यहाँ पर बहुत सारे जैसे ब्रोंकाइट
ब्रोंकाइटिस है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है यहाँ पर, और फीमेल की बहुत सारी इश्यूज होती हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम, हार्मोनल इशू, पीसीओडी, दीज आर वेरी गुड जोनर फॉर द होम्योपैथिक. एंड इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, नाउडेज साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन लोग थोड़ा टैबू मानते हैं, अरे हमें हम जा रहे हैं तो क्या फायदा है. लेकिन साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन और थेरेपी इज जस्ट नॉट फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी और एनी अदर बाइपोलर प्रॉब्लम, तो बहुत सीवियर बोला जाता है. इट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू डे टू डे प्रॉब्लम्स. मुझे नर्वसनेस हो रहा है जब मैं बाहर जाती हूँ, इट इज नॉट दैट यू हैव सम इश्यूज. भाई जनरल भी हो सकता है ना, मेरा इंटरव्यू में नर्वस हो रही हूँ. आजकल बच्चों में ज्यादा अवेयरनेस है, आप बिलीव करेंगे मेरे पास 13 से लेके 19 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं कि हमको कंसल्टेशन करना है, बिकॉज हमारा कनेक्शन आपके साथ नहीं बन पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नाउ वी वांट समवन टू लिसन अस, टू अंडरस्टैंड अस. तो बच्चे आजकल ज्यादा अवेयर है, एंड पेरेंट्स आर लाइक कि इसकी क्या जरूरत है. एंड देन पेरेंट्स केम टू नो कि हाँ हमने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि हमें समझ में आया कि हम बच्चे को कहाँ, क्योंकि टीनेजर एंड पेरेंट्स के बहुत क्लैशेस होते हैं, जी बिल्कुल. बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे अपब्रिंगिंग का डिफरेंट जोन था, इनके अपब्रिंगिंग का डिफरेंट जोन है. मैचअप करना, फिर रिलेटिविटी एंड पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है मेंटल हेल्थ को. तो डिप्रेशन, एंजाइटी द स्मॉलर वर्ड, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ थेरेपी, काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है. और इट इज अ टेक्निक, इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग, इट इज अ टेक्निक. जो फेमस जैसे सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आरईबीटी, रैशनल इमोवेटिव थेरेपी, एसीटी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जहां पर हम अप्लाई करके, आपके थॉट प्रोसेस पे वर्क करके, आपकी बिहेवियर को चेंज करते हैं, एंड यू सी द रिजल्ट कि हाँ बहुत चेंजेस आते हैं. एक जीने का नजरिया मिल जाता है. जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप सैड होते हो, यू फील होपलेस, राइट. या आप एंजाइटी में होते हो, आपको लगता है कि लाइफ इज नथिंग, ये जिंदगी ऐसे, तो डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है इसमें. यहाँ पर इंटरवेंशन होता है थेरेपिस्ट का. मेडिसिन सिर्फ अपना काम करती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन थेरेपी बहुत हेल्प करती है आपको एक इंसाइट देने के लिए. मेरे पास जो भी आते हैं वो एलोपैथी मेडिसिन छोड़ने के लिए आते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल एक्सपेक्ट हो. तो वहां पर हमारा अप्रोच होता है कि थेरेपी इफ नीडेड, लाइफस्टाइल, डाइट, एंड देन मेडिसिन. मेरी मेडिसिन भी मैं टेपर ऑफ करती सर्टेन पीरियड के बाद कि नाउ माई मेडिसिन स्टोर ओवर, इसको टेपर ऑफ करो. कोई भी मेडिसिन परमानेंट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद स्टिमुलेट करती है, खुद फाइट करती है, हमको बस उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है. एंड दैट इज वेयर होम्योपैथी कम्स एज अ पार्ट. जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि बहुत इश्यूज पे ये काम कर रही हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर पूनम सोलंकी से, जो डीप काउंसलिंग डीप होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी क्लिनिक. क्लिनिक है, जो कि पुणे में है. आप कंसल्ट करके एक होलिस्टिक लाइफ स्टाइल जी सकते हैं. यस, होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट नाउ डेज. बिल्कुल, यू आर राइट. थैंक यू सो मच. आपने एक बहुत ही डीप कन्वर्सेशन करके हमें और हमारे व्यूवर को भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही नॉलेज दिया होगा. और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम हेमोपैथ और साइकोलॉजी के द्वारा एक मदरहुड जर्नी और एक चाइल्ड का डेवलपमेंट में बेहतर रोल निभा सके. और इस तरीके से हम धन्यवाद करते हैं आपका और थैंक यू सो आपका मच, भी. थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच.